अब मैं ईजल हार्डी था, इस मुल्क की बहुत बड़ी दवासाज कंपनी का मालिक, वो सातों गोल्डमैन। ईजल हार्डी की तैयार करदा दवाओं के जरिए लोगों को इब्तदाई नशे का आदी बना रहे थे। नशे की इंतहा क्या होती है और ये खेल सातों गोल्डमैन कैसे खेल रहे थे, ये एक अलग बात है जिसका राज मुझे जल्द ही मालूम होने वाला था। मेरे पास अभी वक्त नहीं था, इसलिए मैंने डॉक्टर वी विल्सन के ज़हन को ज्यादा कुरीदना मुनासिब नहीं समझा। दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। मेरी मसरूफियात बहुत ज्यादा बढ़ने वाली थी। मैं मुनशियात के मुतल्लिक बहुत कम जानता था। अब मुझे उन सातों गोल्डमैन के दिमागों में वक्तन फवक्तन पहुंचकर मुनशियात की इब्तदा से लेकर इंतहा तक बहुत सी मालूमात हासिल करनी थी। मैंने रिकॉर्डर को फिर से ऑन कर दिया। वही डॉक्टर वी विल्सन और ईजल हार्डी की गुफ्तगू सुनाई दे रही थी। अब मैं उनकी बातों के पीछे जो मकासद छुपे हुए थे उन्हें समझ रहा था। डॉक्टर हवाना ने फ्रांस की हुकूमत से ईजल हार्डी की सिफारिश की थी कि उसके लाइसेंस का कोटा और बढ़ा दिया जाए, तो इसका मतलब यही था कि अब नशावर दवाएं और ज्यादा मिकदार में बाहर भेजी जा सकेंगी। रिकॉर्डर ऑन था, कैसेट चल रहा था। अब ईजल हार्डी किसी अजनबी जुबान में बोल रहा था। एक शख्स जवाबन उसी जुबान में कुछ कह रहा था। आवाज ऐसी थी जैसे वो कार में बैठे कहीं जा रहे हों। फिर ईजल हार्डी की बीवी की आवाज सुनाई दी। वो कह रही थी, ये किस जुबान में गुफ्तगू कर रहे हो? अंग्रेजी क्यों नहीं बोलते ताकि मैं भी समझ सकूं? उसने अपनी बीवी को मुखातिब करते हुए कहा, मोरीना, तुम्हारा सुनना जरूरी नहीं, हम कारोबारी गुफ्तगू कर रहे हैं, खामोश बैठी रहो। अपनी बीवी को डांटने के बाद वो फिर अजनबी जुबान में गुफ्तगू करने लगा। थोड़ी देर बाद फिर आवाजें बदल गईं। अब वो कार में नहीं थे, कोई ऐसी जगह थी जहां वो चीख चीख कर बातें करते, तब भी कोई सुनने वाला नहीं था। एक शख्स कह रहा था, ईजल, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम सिर्फ इस बात का सबूत फराहम कर दो कि डॉक्टर वॉटसन हवाना और डॉक्टर वी विल्सन और जाने कितने डॉक्टर हैं जो तुम्हारी पुश्त पनाही करते हैं और जिनके बल पर तुम मशरक़ बईद तक अपना धंधा फैलाए हुए हो। ईजल हार्डी की आवाज सुनाई दी। मैं ना तो कोई नाजायज कारोबार करता हूं और ना ही डॉक्टर हवाना जैसे मोअज़्ज़ज़ डॉक्टर कभी नाजायज कारोबार के सिलसिले में मेरी पुश्त पनाही कर सकते हैं। तुम लोग मुजरिमाना जहनियत रखते हो, इसीलिए ऐसी बातें सोच रहे हो। तुम ये भी जानते होगे कि मुजरिमाना जहनियत रखने वाले तुम्हें आसानी से कत्ल भी कर सकते हैं। मिस्टर ग्रेगर, अगर आप कातिल हैं तो मुझे गलत फहमी की बिना पर ही कत्ल करेंगे। ग्रेगर का नाम सुनकर मैंने कैसेट रिकॉर्डर को ऑफ कर दिया। ये वही जॉन ग्रेगर था जो आज से तकरीबन 1 माह पहले डॉक्टर शेफर्ड के इसी मकान में घुस आया था जहां मैं बैठा हुआ था। उसके पास ईजल हार्डी का यही कैसेट था जिसे मैं अभी सुन रहा था, और उसके जरूरी कागजात भी थे जो अब मेरे पास थे। जॉन ग्रेगर अपने किसी साथी को ईजल हार्डी बनाने के लिए डॉक्टर शेफर्ड के पास आया, लेकिन दूसरे दिन अखबारात में यह खबर शाया हुई कि वो कत्ल कर दिया गया है। क्यों कत्ल किया गया, किसने कत्ल किया, इसके पीछे क्या ड्रामा खेला जा रहा था, वो ड्रामा अब रफ्ता रफ्ता मेरे सामने वाजे हो रहा था। मैंने रिकॉर्डर को फिर ऑन किया। अब जॉन ग्रेगर कह रहा था, ईजल, तुम और तुम्हारे वो शैतान डॉक्टर बहुत ही चालाक हैं। तुम लोग गुफ्तगू इस अंदाज में करते हो कि असल बात समझ में नहीं आती। हमने तुम लोगों को ट्रैप करने के लिए जगह जगह जाल बिछाए, हर जगह खुफिया टेप रिकॉर्डर रख दिए ताकि तुम्हारी बातें रिकॉर्ड हों तो सबूत हमारे हाथों में पहुंच जाए। ईजल हार्डी ने हैरानी से पूछा, तुम लोग हमारी बातें रिकॉर्ड किया करते थे, मगर कैसे? जॉन ग्रेगर ने कहा, हमारे पास बड़े बड़े हथकंडे हैं और ऐसे आलाकार हैं कि तुम उनके मुतल्लिक सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी टेलीफोन कॉलें जितनी भी आती हैं उनके रिकॉर्ड हमारे पास हैं। हम तुम्हें ज्यादा हैरान और परेशान नहीं करेंगे, साफ साफ बता देंगे, क्योंकि आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। ना तुम हकीकत उगलोगे और ना ही तुम जिंदा रह सकोगे। इसके बाद जॉन ग्रेगर ने ऊंची आवाज में कहा, मोरीना डार्लिंग, आ जाओ। जरा देर बाद ही ईजल हार्डी की हैरत भरी आवाज सुनाई दी, मोरीना, तुम? क्या तुम इन बदमाशों से मिली हुई हो? ये बदमाश हैं तो तुम क्या हो? तुम भी तो नाजायज कारोबार के जरिए रोज बरोज दौलतमंद बनते जा रहे हो। हाँ, मैं हूं घर की भेदी। पहले पहल मैंने तुम्हारी वफादार बीवी बनने की हत्तुल इम्कान कोशिश की, तुम्हें तरह तरह से अपनी तरफ माइल किया ताकि मुझ पर एतमाद करो और अपने कारोबारी खुफिया मामलात में भी मुझे शरीक करो, लेकिन तुम मुझे ऐसे मामलात से अलग रखते थे। तब मैंने तुम्हारे टेलीफोन से एक नन्हा सा रिकॉर्डर मुंसलिक कर दिया। तुम शुबा नहीं कर सकते थे क्योंकि तुम्हारे घर में ही तुम्हारी बीवी थी।
तुम कारोबारी मामलात में मुझ पर एतमाद नहीं करते थे, लेकिन इस दवाजी जिंदगी में मुझे एक मोहब्बत करने वाली बीवी तस्लीम करते थे। इस तरह घर की चार दीवारी में मुझ पर भरोसा करते थे। जॉन ग्रेगर ने कहा, हमने कार में होने वाली गुफ्तगू भी रिकॉर्ड की है। तुम किसी से अजनबी जुबान में गुफ्तगू कर रहे थे। वहां भी मोरिना ने ही खुफिया टेप रिकॉर्डर लगा रखा था। हमने होटल के एक वेटर को भी खरीद लिया था। उसने भी तुम्हारी मेज के नीचे एक रिकॉर्डर लगा रखा था। हमने हर तरह कोशिश की, किसी तरह तुम लोगों के खिलाफ सबूत फराहम करें, लेकिन अब हमें दूसरा तरीका इख्तियार करना होगा। ईजल हार्डी ने हकारत से कहा, जब हम कोई नाजायज धंधा करते ही नहीं, और अगर मेरे ताल्लुकात बैनुल अक़वामी एंटी नारकोटिक सोसाइटी के मोअज़्ज़ज़ डॉक्टरों से हैं, तो तुम हमारे खिलाफ भला क्या सबूत फराहम करोगे? ईजल, इस दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है। तुम क्या समझते हो कि सिर्फ तुम ही एक ईजल हार्डी हो, कोई दूसरा नहीं है? मैं यही समझता हूँ, खुदा की कुदरत यही है। एक इंसान दूसरे इंसान जैसा नहीं हो सकता। अगर वो चेहरे से मुशाबियत रखता हो तो आदातो तवार में उससे मुख्तलिफ होगा, या दोनों के लबो लहजे में फर्क होगा, या फिर उनकी हरकत व सकनात मुख्तलिफ होंगी। लेकिन मेरे पास एक ऐसा बासलाहियत नक्काल है जो हूबहू ईजल हार्डी बनना जानता है। ये कहकर उसने ऊंची आवाज में कहा, डैनी इधर आ जाओ। थोड़ी देर तक कैसेट रिकॉर्डर खामोशी से चलता रहा। फिर ईजल हार्डी की हैरत भरी आवाज सुनाई दी, अरे ये तो बिल्कुल मेरी तरह चल रहा है, मेरी तरह मुस्कुरा रहा है। फिर डैनी बोलने लगा, मैं कैसेट सुन रहा था, मुझे यूं लगा जैसे ईजल हार्डी बोल रहा हो। फिर ईजल हार्डी ने दोबारा शदीद हैरानी से कहा, यह तो बिल्कुल मेरी आवाज में और मेरे लबो लहजे में बोल रहा है। जॉन ग्रेगर ने कहा, मैं यही तमाशा दिखाना चाहता था। अब यह तुम्हारी जगह लेगा और तुम्हारे उन तमाम मुअज़्ज़ज़ डॉक्टरों से कारोबारी राब्ता कायम करेगा। ईजल हार्डी ने पूछा, कैसे करेगा? ये मेरी नकल सर से पांव तक कर सकता है, लेकिन ये कैसे मालूम करेगा कि हमारी किस गुफ्तगू का मतलब क्या होता है, कौन से जुमले क्या मायने रखती हैं? ये भी मालूम हो जाएगा। सीधा सा तरीका है। डैनी के सर पर शदीद चोट पहुंचेगी। इसके बाद ये जाहिर करेगा कि याददाश्त तकरीबन गुम हो गई है। कुछ याद आता है, कुछ नहीं आता। ऐसी सूरत में वो तमाम डॉक्टर इसकी रहनुमाई करेंगे, इसे फिर से समझाएंगे कि गुफ्तगू किससे किस अंदाज में होनी चाहिए, क्यों, कैसी रही। ईजल हार्डी ने शिकस्त खुर्दा लहजे में कहा, ठीक है, तुम ये सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं एक बात बता दूं, इस पर जो मेरा मेकअप चढ़ाया जाएगा वो कभी पायदार नहीं होगा। हमारे तमाम डॉक्टर बहुत ज़हीन और बहुत ही चौकस रहने वाले हैं। मेकअप के पीछे छुपे हुए दुश्मन को पहचान लेंगे। जॉन ग्रेगर ने कहका लगाने के बाद कहा, अगर प्लास्टिक सर्जरी के जरिए इसके चेहरे पर तुम्हारा चेहरा बना दिया जाए तो हमारा खेल कैसा रहेगा? इसका मतलब यह है कि तुम मुझे हलाक करके उन डॉक्टरों के सामने दूसरा ईजल हार्डी पेश करोगे। नहीं, हम तुम्हें इतनी जल्दी नहीं मारेंगे, तुम्हें जिंदा रखेंगे, लेकिन तुम्हारी जिंदगी मौत से बदतर होगी। हो सकता है तुम अजियतें बर्दाश्त ना कर सको और हमारे दोस्त और हमराज बन जाओ। हमें सब कुछ बता दो, फिर हमें किसी बहरूपिये की जरूरत पेश नहीं आएगी। यहाँ से मशरिक़ बईद तक सप्लाई होने वाली दवाओं की कंपनी के मालिक तुम ही रहोगे, उनकी आमदनी भी तुम्हारी होगी। हम उसमें से एक पेंस भी हिस्से के तौर पर नहीं लेंगे। हम तो उन डॉक्टरों से निमटना चाहते हैं, हम उन्हीं से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। बहरहाल तुम्हारे सोचने के लिए बहुत वक्त है। हाँ तो डैनी, तुम क्या कहते हो? इस बार डैनी ने अपनी मखसूस आवाज और लबो लहजे में कहा, मेरा ख्याल है जब तक ईजल हार्डी राह रास्त पर ना आए उस वक्त तक मैं इसका रोल अदा करता रहूं। इस तरह रिहर्सल होती रहेगी। कहीं गड़बड़ होगी तो मैं छुप जाऊंगा और इस शख्स को दवाओं के जरिए नीम पागल बनाकर उन डॉक्टरों के सामने पेश कर दिया जाएगा। मैंने रिकॉर्डर को ऑफ कर दिया। जॉन ग्रेगर अब इस दुनिया में नहीं था, डैनी था। मैं उसके दिमाग में पहुंच गया। वो एक 2 मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल में था। इस वक्त तन्हा एक मेज के पास बैठा हुआ ताश के पत्तों से दिल बहला रहा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके ख्यालात पढ़ने लगा। उसे जॉन ग्रेगर के मुत्तलिक सोचने पर माइल करने लगा। उसकी सोच ने कहा, ग्रेगर ने मुझे मुसीबत में मुब्तला कर दिया है। मैं यकीन से कह सकता हूं कि उन्हीं डॉक्टरों में से किसी डॉक्टर ने या फिर उनके किसी आलाकार ने ग्रेगर को कत्ल किया है। अब वो मेरी तलाश में है। डैनी ये बात वसूख से कह रहा था कि वो तमाम डॉक्टर उसके पीछे पड़ गई हैं। जब उसे ग्रेगर के कत्ल की इतला मिली तो वो रूपोश हो गया था, और चूंकि वो बेहतरीन नक्काल है इसलिए उसने दूसरा रूप इख्तियार किया था। वो नहीं जानता था कि गोल्डन रैकेट के 7 ज़हीन और फतीन डॉक्टर उसके दुश्मन हैं।
और किसी तरह ईजल हार्डी की बाजियाबी चाहती हैं, इसलिए उन्होंने ग्रेगर को कत्ल किया। मोरिना से पूछगिछ की। वो डॉक्टर ये नहीं जानते थे कि मोरिना ग्रेगर से मिली हुई है और अपने शौहर के खिलाफ थी, लिहाजा डॉक्टर ने उस पर भरोसा कर लिया और उसे जिंदा छोड़ दिया। अलबत्ता डैनी की तलाश थी। मैंने डैनी के तस्वुर में ईजल हार्डी को पेश किया ताकि वो उसके मुतल्लिक सोचे, और वो सोचने लगा, पता नहीं जॉन ग्रेगर ने उसे कहाँ छुपा कर रखा है, मुझे भी नहीं बताया। शायद मोरिना को खबर हो, लेकिन वो लाइल्मी जाहिर करती है। मैं मोरिना के पास पहुंच गया। उसके सामने भी ईजल हार्डी का तस्वुर पेश किया। वो बेवफा औरत कभी अपने शौहर के मुतल्लिक सोचती थी वो जिंदा है और जॉन ग्रेगर की कैद में है, लेकिन वो कैदी कहाँ है ये बात ग्रेगर ने उसे नहीं बताई थी। फिर वो सोचती थी शायद उसका शौहर मर चुका है। बहरहाल मैंने टेलीपैथी के जरिए उसकी मौत का यकीन कर लिया था। मैंने घड़ी देखी, 1.5 घंटा गुजर चुका था। इस वक्त डॉक्टर शेफर्ड सोनिया के चेहरे को आखिरी टच दे रहा था। 2 घंटे के अंदर उसका चेहरा मुकम्मल होने वाला था। मैंने कैसेट रिकॉर्डर को देखा। अभी उस कैसेट का पहला हिस्सा खत्म हुआ था। दूसरी तरफ पता नहीं और किन लोगों की आवाजें रिकॉर्ड की गई थी। उन्हें सुनने से पहले मैं सज्जाद की खैरियत मालूम करने उसके पास पहुंच गया। वो एक बहुत बड़े आहनी पिंजरे के अंदर बैठा हुआ था। मुझे हैरानी हुई, कहाँ तो इसे एक खूबसूरत सजे सजाए कमरे में रखा गया था और कहाँ ये पिंजरा। इस पर यह कि सज्जाद के जिस्म पर जंगली लिबास था, यानी कमर से घुटने के ऊपर तक पत्ते बांध दिए गए थे, क्योंकि दुनिया के बेशतर ममालिक से ऐसी औरतें भी उसे देखने आ रही थी जो किसी न किसी हैसियत से बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल थी। पिंजरे के अंदर बैठने या लेटने के लिए कोई जगह नहीं थी। जब जिस्म पर मुनासिब लिबास नहीं रहने दिया गया था तो भला फर्नीचर क्यों रखा जाता। उसे तो इंसानुमा जानवर बनाकर पत्तों से ढांपकर पिंजरे में तमाशा बनाने के लिए रखा गया था। पिंजरे की सलाखें निहायत ही पतली पतली सी थी। उसे कोई बच्चा भी दोनों हाथों से मोड़ सकता था, उनके दरमियान से गुजरने का रास्ता बना सकता था। लेकिन सज्जाद को वार्निंग दी गई थी कि वह सलाखों के करीब ना जाए, वरना बिजली का शॉक लगेगा। पिंजरे से 6 फुट के फासले पर चारों तरफ लोहे की रेलिंग बनी हुई थी, ताकि तमाशा देखने वाले उस रेलिंग तक महदूद रहें और उसे पार करके पिंजरे तक ना पहुंचे। वहां वार्निंग बोर्ड पर जिली हरूफ से धमकी दी गई थी, खबरदार, रेलिंग के पार जाने वाले अपनी मौत के खुद जिम्मेदार होंगे। वहां 4 अदद मुसल्ला सिपाही भी मौजूद थे। मैंने सज्जाद की सोच से मालूम किया कि उसे कहाँ कैद किया गया है। उसे पहले जिस इमारत में रखा गया था वहां से निकालकर एक बंद गाड़ी में ले जाया गया था। कुछ ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा था। गाड़ी रुक गई थी, उसे नीचे उतारा गया था। एक जगह एक बहुत बड़ी चट्टान जमीन पर बिछी हुई नजर आई। वह चट्टान तकरीबन 10 फुट चौड़ी और 15 फुट लंबी होगी। उसके दोनों सिरों पर आहनी कुंडे लगे हुए थे। उस चट्टान को एक क्रेन के जरिए उठाकर एक तरफ जरा हटाया जा रहा था। जब वो वहां से हट गई तो जमीन दोज रास्ता नजर आया। वो मुसल्ला सिपाहियों के निर्गे में एक जीने से उतरते हुए एक जेरे जमीन कमरे में पहुंचा। चारों तरफ पुख्ता दीवारें थी, पांव के नीचे भी पुख्ता फर्श था। उस कमरे से निकलकर मुख्तलिफ कॉरिडोर से गुजरते हुए वो उसी जगह पहुंच गया जहां ये आहनी पिंजरा बनाकर रखा गया था। उसे अच्छी तरह समझा दिया गया था कि वो पिंजरे की पतली नाजुक सलाखों को हाथ लगाने की हमाकत न करे, वरना बिजली के झटके लगेंगे। तब से वो पिंजरे के वस्त में कभी बैठता था, कभी उठकर खड़ा हो जाता था। थोड़ी देर बाद ही वहां तमाशाई आने लगे। जंगल के आदमखोर शेर को जिंदा पकड़ के आहनी पिंजरे में कैद कर दिया जाए तो मुहज़्ज़ब दुनिया के इंसान दूर दूर से तमाशा देखने आते हैं। इसी तरह फरहाद का तमाशा देखा जा रहा था। दुनिया के कितने ही ममालिक की मशहूर हस्तियां आई थीं, मर्द भी थे, औरतें भी थीं और नौजवान लड़कियां भी। कोई उसे देखकर कहता था, देखो गुरूर का सर कैसे नीचा होता है। यह शख्स अपनी टेलीपैथी के जोम में सबको जेर करता रहता था और खुद जेर होने को अपनी तौहीन समझता था। आज ये एक जानवर की तरह हमारे सामने पिंजरे में है। एक खातून ने कहा, फरहाद को इस हाल में देखकर मुझे एक लतीफा याद आ गया। एक चूहा शराब से भरे हुए ड्रम में गिर पड़ा। जब वहां से निकला तो नशे में झूम रहा था। उसने मस्ती में आकर खम ठोंकते हुए कहा, कहाँ है बिल्ली, बुलाओ मेरे मुकाबले पर। जब बिल्ली म्याऊं करती हुई पहुंची तो शराब का नशा हरन हो गया। चूहा आखिर चूहा होता है, क्यों फरहाद? यहूदी बिल्ले के सामने तुम्हारी टेलीपैथी का नशा हरन हो गया ना? एक नौजवान लड़की ने पूछा, फरहाद क्या तुम जरा भी ख्यालख्वानी नहीं कर सकते? सज्जाद चुपचाप दोनों हाथ कमर पर रखे सीना ताने सार उठाए खड़ा हुआ था।
किसी की बातों का जवाब नहीं दे रहा था। एक ने कहा, इसे कहते हैं रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अचानक ही सज्जाद ने ताली बजाकर कहा, हाँ, मैं इतनी देर से चुप था, तुम लोगों की आवाजें सुन रहा था। जिन लोगों ने मेरे मुतल्लिक जो कुछ भी कहा है, मैं उनकी आवाजों को और उनके लबो लहजे को जहन नशीन कर चुका हूं। अब देखो मेरी टेलीपैथी का कमाल। तुम सबको अभी इस पिंजरे के करीब आने पर मजबूर कर दूंगा। अभी तुम्हें बिजली के झटके लगेंगे। रेडी, 1 2 3 बोलने की नौबत नहीं आई। जो लोग एक शेर को पिंजरे में देखकर इतनी देर से डींगे मारे थे, वो सब चीखते चिल्लाते हुए वहां से भागने लगे। मुसल्ला सिपाहियों ने चीख चीख कर हाथ उठा उठाकर उन्हें रोकना चाहा। रुक जाओ, अब ये ख्यालख्वानी नहीं कर सकेगा। तुम लोगों को ख्वामखा धमकियां दे रहे हैं, प्लीज रुक जाओ। लेकिन किसी में रुकने का हौसला नहीं था। जिन लोगों ने अपनी अपनी आवाजें उसे सुनाई थी वो बुरी तरह दहशतजदा थे, और जो लोग खामोश रहे थे वो भी संदेशे में मुब्तला हो गए कि कहीं उनकी जुबान से कोई बात ना निकल गई हो, कहीं वो टेलीपैथी की गिरफ्त में ना आ जाएं। वो ऐसी जगह ठहरना नहीं चाहते थे। जरा सी देर में पिंजरे के तरफ तमाशा देखने वालों में से कोई ना रहा, सिर्फ मुसल्ला सिपाही रह गए। मैं कहाल तंजीम के सरबरा जेसन हावर्ड के पास पहुंच गया। इस वक्त वो एक को खुफिया इजलास की सदारत कर रहा था। तंजीम के अहम ओहदेदार उसके आसपास बैठे हुए थे। उनमें से एक ओहदेदार ने कहा, सुपर मास्टर और मास्कमैन यहां से दोस्ताना अंदाज में रवाना हुए थे, फिर अपने मुल्क पहुंचते उन्होंने दुश्मनों जैसा रवैया क्यों इख्तियार कर लिया है? जेसन हावर्ड ने कहा, दुश्मन को दोस्त और दोस्त को दुश्मन बनते देर नहीं लगती। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, हमारा मौजू ये नहीं है। उन्होंने अपने अपने मुल्क से सफारती सतह पर जो खतूत हमारे नाम रवाना की हैं, मैं उन्हें पढ़कर सुनाता हूँ। वो पढ़कर सुनाने लगा। सुपर मास्टर और मास्कमैन ने अपनी सरकारी हैसियत में एक धमकी अमेज खत लिखा था कि 100 घंटे पूरे होने से पहले अगर फरहाद को रिहा ना किया गया तो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी पैदा होने का अंदेशा है, और फिर आने वाले दिनों के मुतालिक कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। उन्होंने शिकायत की थी कि उन दोनों को यानी सुपर मास्टर और मास्कमैन को अपने मुल्क में बुलाकर उनसे जबरन फरहाद की मौत के फैसले पर दस्तखत कराए गए थे। लिहाजा काहाल तंजीम के सरबराह से दरख्वास्त की जाती है कि उनके दस्तखत शुदा कागजात उनके सफीर के हवाले कर दिए जाएं। उस खत में आगे चलकर उन्होंने लिखा था कि वो फरहाद को कानूनन हलाक नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनकी सरहदों में दाखिल नहीं हुआ था, बल्कि वो खुद उसे अगवा करके मुजरिमाना फेल के मुर्तकिब हुए हैं। अगर फरहाद की जात से इसराइली हुकाम को नुकसान पहुंचा हो तो इसके लिए बाकायदा फरहाद पर मुकदमा चलाया जा सकता है, जिसमें बड़े बड़े ममालिक के वकील फरहाद का दिफा करेंगे। ऐसे मुकदमे के बाद फरहाद की जिंदगी मौत का फैसला किया जा सकता है। तन्हा इसराइली हुकूमत को यह हक नहीं पहुंचता कि वह एक ऐसे शख्स की मौत का फैसला करे जो अब तक हमसे दोस्ती का सबूत देता आ रहा है। जेसन हावर्ड ने इस खत को मेज पर हकारत से फेंकते हुए कहा, ये कमबख्त बकवास करते हैं। मेरे सामने बैठकर वाज़ेह तौर पर यह तय हो चुका है कि हम फरहाद को हलाक नहीं करेंगे, बल्कि अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये अपने ममालिक पहुंचने के बाद दुनिया वालों को ये तासुर देना चाहते हैं कि हमने पहले फरहाद को अगवा करके एक मुजरिमाना हरकत की और अब उसका कोई जुर्म साबित किए बगैर उसे हलाक कर रहे हैं। इन खतूत की नकल भेजकर दुनिया के तमाम अहम और समाजी इदारों को भी ये जतलाया जाएगा कि हम फरहाद पर जुल्म कर रहे हैं। एक ओहदेदार ने कहा, बेशक ये जुर्म तो साबित हो जाएगा कि हमने फरहाद को अगवा किया है, लेकिन यह साबित नहीं होगा कि हम उसे कत्ल कर रहे हैं, क्योंकि हम तो उसे अपने मकासद के लिए जिंदा रखना चाहते हैं। हावर्ड ने कहा, हाँ, हम उसे जिंदा रखेंगे, लेकिन उनकी ये चाल कामयाब होगी कि उनके धमकी देने के बायस हमने फरहाद को कत्ल नहीं किया है। इस तरह वो फरहाद के तमाम साथियों की हमायत हासिल कर लेंगे। आप लोगों को मालूम नहीं, इससे पहले ही सोनिया ने उन्हें ऑफर दी है कि सुपर मास्टर और मास्कमैन में से जो कोई फरहाद को रिहाई दिलाएगा वो उसकी तंजीम में उनके मुफाद के लिए काम करेगी। एक ओहदेदार ने कहा, फिर तो वो दोनों खतरनाक तंजीमों के सरबराह सिर्फ इन खतूत पर इक्तफा नहीं करेंगे और भी चालने चलेंगे। उसकी बात खत्म होती एक धमाके की आवाज सुनाई दी। वो धमाका कहीं बहुत दूर हुआ था। इसके साथ ही बिजली के बल्ब बुझ गए, गर्दिश करते हुए पंखे थम गए। एक ने हैरानी से पूछा, ये कैसी आवाज थी? दूसरे ने बेल का बटन दबाया। एक सिपाही तेजी से चलता हुआ दरवाजे पर आया। फिर उसने अलर्ट होकर फौजी अंदाज में सलूट किया। उस ओहदेदार ने हुक्म दिया, मालूम करो ये कैसी धमाके की आवाज है और धमाका कहाँ हुआ है, क्यों हुआ है। वो वापस चला गया।
उसके जाने के बाद जेसन हावर्ड ने कहा, हाँ तो मैं कह रहा था। वो आगे ना कह सका। एक बार फिर धमाके की आवाज सुनाई दी। वह सब परेशान होकर दरवाजे की तरफ देखने लगे। चूंकि आवाज दूर से आ रही थी इसलिए किसी तरह का खतरा नहीं था, लेकिन तशवीश पैदा हो गई थी। थोड़ी देर बाद ही वो सिपाही तेजी से चलता हुआ आया। फिर उसने सलूट करने के बाद कहा, सर, हमारे सबसे बड़े पावर स्टेशन को तबाह कर दिया गया है। ये सुनते ही उन सबके मुंह हैरानी और परेशानी से खुल गए। वो सब कुछ कहना चाहते थे, लेकिन बैक वक्त उनके दिमागों में कई तरह के सवालात गूंज रहे थे। किसने धमाका किया, कैसे धमाका किया, किसी तखरीबकार ने पावर स्टेशन को क्यों निशाना बनाया, उसके पास इतनी कुव्वत का बम कहां से आया, और वो मुसल्ला गार्ड की नजर बचाकर कैसे पावर हाउस में दाखिल हुआ। बेशुमार सवालात दिमाग में गूंज रहे थे और किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा सवाल पहले किया जाए। इसलिए वो सब चंद लम्हों के लिए खामोश हो गए थे। फिर जेसन हावर्ड अपने करीब रखे हुए फोन का रिसीवर उठाकर उसके डायलिंग बटनों को दबाने लगा। थोड़ी देर में राब्ता कायम हो गया। वो वहां की इंटेलिजेंस के ऑफिसर से पूछ रहा था, मुझे तफसील बताई जाए, ये धमाका कैसे हुआ, कहाँ हुआ। दूसरी तरफ से कहा गया, पूरे तिल अबैब में और मगरबी साल पर बिजली सप्लाई करने वाले सबसे बड़े पावर हाउस को तबाह कर दिया गया है। अब खास फौजी और सिविल इदारों में छोटे जनरेटर्स के जरिए वक्ती तौर पर बिजली सप्लाई की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा शहर तारीकी में डूबा रहेगा। अगर ऐसा है तो दुश्मन कोई बड़ी चाल चल रहे हैं, इसीलिए हमारे सबसे बड़े पावर स्टेशन को निशाना बनाया गया है। मालूम करो ये किसने किया और कैसे किया है। हर 5 मिनट बाद मुझे रिपोर्ट सुनाते रहो, मैं इंतजार कर रहा हूं। उसने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर तक सोचता रहा। दूसरे ओहदेदार भी अपनी अपनी जगह सोच रहे थे। कुछ आहिस्ता आहिस्ता सरगोशा में बातें कर रहे थे। इतने में फोन की घंटी बजने लगी। जेसन हावर्ड ने फौरन ही रिसीवर उठाकर कान से लगाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से एक भर्राई हुई आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था, यह पहला धमाका बतौर धमकी है। अगर 2 घंटे के अंदर फरहाद अली तैमूर को रिहा ना किया गया तो दूसरा धमाका तुम्हारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा। इसके साथ ही रिसीवर रख दिया गया। जेसन हावर्ड क्रेडल पर हाथ मार मार कर चीखने लगा, हेलो हेलो, तुम कौन हो, हेलो। फिर उसने झुंझलाकर रिसीवर को क्रेडल पर पटक दिया। भला कौन धमाके कर सकता था। उनका एक बड़ा दुश्मन था जो उनकी दानिश में कैदी बना हुआ था। मैंने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। मेरा ध्यान सुपर मास्टर और मास्कमैन की तरफ गया। उनके ही आदमी ऐसा कर सकते थे, ये सोचते ही मैं गोयल के दिमाग में पहुंच गया। तिलबैब में जूडो, कराटे और गोरिल्ला जंग सिखाने का एक बहुत बड़ा तरबियती इदारा था। उस इदारे का सीनियर टीचर गोयल था। वह बज़ाहिर इसराइली हुकूमत का वफादार था, लेकिन दर पर्दा मास्कमैन का आदमी था। माजी में उसने एक बार सोनिया की जान बचाई थी और हमारे काम आता रहा था। उसके दिमाग में पहुंचते ही मुझे पता चल गया कि यह सब कुछ उसी ने किया है। उसका एक साथी लाइनमैन का काम करता था। टेलीफोन के तार खराब हो जाएं तो उन्हें दुरुस्त करता था। इस वक्त भी वो तार दुरुस्त करने के लिए खंबे पर चढ़ा हुआ था। उसने गोयल की हदायत के मुताबिक वहीं से जेसन हावर्ड को धमकी दी थी कि 2 घंटे के अंदर फरहाद को रिहा कर दिया जाए, वरना दूसरा धमाका होगा। इस तरह टेलीफोन एक्सचेंज वाले ये सुराग नहीं लगा सकते थे कि काहाल तंजीम के सरबराह को किसने फोन किया और कहां से फोन किया। मैं जेसन हावर्ड के पास पहुंच गया। मालूम करना चाहता था कि इस धमकी का उस पर क्या असर हुआ है और वह 2 घंटे के अंदर किस तरह की जवाबी कार्रवाई करना चाहता है। लेकिन वहां पहुंचते उसके जरिए फिर एक धमाका सुनाई दिया। वह सब अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए कहने लगे, ये क्या हो रहा है। मैं भी हैरान था, क्योंकि गोयल ने 2 घंटे की धमकी दी थी। वो इतनी जल्दी धमाका नहीं कर सकता था। मैंने फिर भी उसके दिमाग में पहुंचकर देखा तो वो उस तीसरे धमाके का जिम्मेदार नहीं था, बल्कि खुद परेशान था। वहां मास्कमैन का एक और खास मातियत था। उसका नाम डर्बी फाइन था। वो मगरिबी साल पर कोस्ट गार्ड ऑफिसर था। मैंने उसके पास पहुंचकर देखा। वो ड्यूटी पर नहीं था, अपने कमरे में लेटा हुआ सोच रहा था। अगर गोयल की धमकी के मुताबिक फरहाद साहब को रिहा ना किया गया तो 2 घंटे के बाद धमाका करने की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन ये तीसरे धमाके की आवाज कैसे हुई, ये कौन कर रहा है, क्या सुपर मास्टर के आदमी। उसकी सोच पढ़ते ही मैं दोबारा जेसन हावर्ड के दिमाग को पढ़ने लगा। अगर सुपर मास्टर के आदमी भी मेरी रिहाई के लिए मैदान में आ गए थे तो यकीनन वो भी जेसन हावर्ड को इस धमाके की वजह जरूर बताएंगे। मेरा ख्याल दुरुस्त था। थोड़ी देर बाद ही फोन की घंटी बजने लगी। जेसन हावर्ड ने फौरन रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, दुश्मनों को फरहाद की जिंदगी महंगी पड़ती है, उसकी मौत का फैसला और ज्यादा महंगा पड़ता है।
इसका नमूना धमाके की आवाज में सुन चुके हो। ये एक वार्निंग है। अगर तुम लोग चाहते हो कि तिलबैब खंडर ना बने तो फरहाद को रिहा कर दो, रिहा कर दो। आवाज धीमी होते ही मालूम हो गई। दूसरी तरफ से रिसीवर रख दिया गया। जेसन हावर्ड ने फिर गुस्से से रिसीवर को क्रैडल पर पटकते हुए कहा, यह क्या हो रहा है? क्या तखरीबकार इतने वसी जराए के मालिक हो गए हैं कि फौजियों की आंखों में धूल झोंक कर ये धमाके कर रहे हैं? ये तीसरा धमाका कहाँ हुआ है? उसी वक्त एक मुसल्ला सिपाही ने आकर सलूट करने के बाद कहा, जनाब, एक असला खाने को बम से उड़ा दिया गया है। थोड़ी देर पहले जो लोग धमाके की आवाज पर उछल कर खड़े हो गए थे, वह सिपाही की रिपोर्ट सुनते ही झाग की तरह अपनी अपनी जगह बैठ गए। जेसन हावर्ड ने गुस्से से मेज पर हाथ मारते हुए कहा, मैं अच्छी तरह समझता हूं ये सुपर मास्टर और मास्क मैन की तरफ से हो रहा है। जब तक वो तखरीबकार गिरफ्तार नहीं होंगे हम उन्हें इल्जाम नहीं दे सकेंगे। मैं तीसरा धमाका करने वाले के दिमाग में पहुंच गया। डर्बी फाइन का अंदाजा दुरुस्त था। वो सुपर मास्टर का एक ऐसा मास्टर था जो दूसरे ममालिक में सीक्रेट एजेंट की हैसियत से जाकर तखरीबी कार्रवाइयां करने का खासा तजुर्बा रखता था। मैं किसी से दिमागी राब्ता कायम नहीं कर सकता था, बस खामोशी से उनकी प्लानिंग को पढ़ सकता था और उनकी कार्रवाइयां देख सकता था। फिलहाल सुपर मास्टर और मास्क मैन की तरफ से एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था। अभी मुझे एक तमाशाई की हैसियत से खामोश रहना था, इसलिए मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। डॉक्टर शेफर्ड ने कहा था कि 2 घंटे के अंदर सोनिया का चेहरा तब्दील हो जाएगा और अब 3 घंटे गुजर चुके थे। मेरे सोचते ही वो कमरे में दाखिल हुआ, मुस्कुराकर कहने लगा, फरहाद, अब मेरी मादाम और तुम्हारी जाने हयात हमें नजर नहीं आएंगी। यकीन ना हो तो खुद ही देख लो। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वहां एक दोशीज़ा नजर आई। कद्दो कामत सोनिया का था। उसके दरवाजे तक आने का अंदाज भी वही था, लेकिन चेहरा बदला हुआ था और वो चेहरा इतना पुरकशिश था कि मैं डॉक्टर शेफर्ड की तारीफ किए बगैर न रह सका। वो अपने मखसूस अंदाज में चलते हुए मेरे सामने आई। मैं उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ाए। मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। फिर वो बोली, तुम डॉक्टर की महारत और मेरे चेहरे की तारीफ बाद में कर लेना, पहले मेरे हाथों की उंगलियों को देखो। मैंने देखा अब सोनिया के दोनों हाथों की 10 उंगलियां मुकम्मल थीं। पहले उसके नाखून और नाखूनों के निचले गोश्त पोस्ट का हिस्सा नहीं था। बचपन में जब उसे जानवर बनाने का तजुर्बा किया गया था, उसमें सूंघने की हिस्स पैदा की गई थी, तो इसके साथ ही उसकी उंगलियों को नाखूनों की तरफ तराश लिया गया था। जब वो पहली बार मेरी जिंदगी में मास्टर यूशे के साथ मेरी दुश्मन बनकर आई थी, तो उस वक्त उसकी उंगलियों पर आहनी पंजे चढ़े रहते थे। उन आहनी नाखूनों को उतारने के बाद उंगलियां अधूरी लगती थीं। आज डॉक्टर शेफर्ड ने उन्हें मुकम्मल कर दिया था। मैंने एहसानमंद होकर कहा, डॉक्टर, आपने वाकई हम पर इतने एहसानात किए हैं कि हम उसे कभी भुला नहीं सकते। इससे पहले सोनिया जब भी मेकअप करती थी तो दस्तानों में अपनी उंगलियां छुपा लिया करती थी ताकि पहचानी ना जा सके। अब ये दस्तानों की मोहताज नहीं रही। मैंने डॉक्टर के दोनों हाथों को अकीदत से थाम लिया, फिर उन्हें चूमते हुए कहा, ये हाथ एक अजीम हुनरबंद के हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को जिस हद तक हुनरबंद बनाया है, आप उस हद तक अपने हुनर का भरपूर मुजाहरा कर रहे हैं। डॉक्टर ने अपने हाथों को छुड़ाते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो कि एक अच्छे फनकार और आला हुनरमंद का दुश्मन कौन होता है? कौन होता है? तारीफ करने वाला। याद रखो, तरक्की की बुलंदियों तक जाने वाले की मौत सिर्फ तारीफ के जहर से होती है, लिहाजा मेरी इतनी तारीफें ना किया करो। उसने जेब से एक कागज का पुर्जा निकालते हुए कहा, इसमें एजेंट का नाम और पता दर्ज है, उससे जाकर मुलाकात करो, लेकिन पहले मादाम की तस्वीरें उतरवा लो। मेरे एक बहुत जरूरी अपॉइंटमेंट है, मैं जा रहा हूँ। मैंने उसे एड्रेस दिया, वो चला गया। उसके जाने के बाद मैं सोनी के चेहरे को बड़ी देर तक देखता रहा, तरह तरह से उसकी स्टडी करता रहा। मैंने उसे ईजल हार्डी और उससे मुतल्लिकैन और सज्जाद वगैरह के मुतल्लिक तफसील से बताया। तमाम बातें सुनने के बाद वो बोली, अब मुझे सज्जाद की तरफ से जरा इत्मीनान हो रहा है। वहां सिचुएशन दिलचस्प हो गई है। जो काम हमें करना था वो हमारे दुश्मन हमारे लिए कर रहे हैं। मैंने सोनिया को बड़ी अकीदत से देखते हुए कहा, तुम इंसानी नफ्सियात से खेलना चाहती हो। अगर तुम सुपर मास्टर और मास्क मैन को अपनी तरफ से ऑफर ना देती तो ये सिचुएशन पैदा ना होती। अगरचे उन्होंने मेरी मौत के फैसले पर दस्तखत कर दिए थे, लेकिन तुम्हारी ऑफर उनके दिमागों में चुभ रही थी और वो किसी तरह भी तुम्हें नाराज नहीं करना चाहते थे। तुम वाकई बड़ी कामयाब चालें चलना जानती हो। उसने मेरे मुंह पर एक हाथ रखकर कहा, अभी डॉक्टर ने कहा था तारीफ एक जहर है जो अच्छी सलाहियतों को खाक में मिला देता है। ये बताओ अब क्या करना है?
तिलबैब में हालात तेजी से बदलते जा रहे हैं। फिर ये कि मुझे ईजल हार्डी के दूसरे मुतल्लिकीन की आवाज़ें भी सुननी है और मजीद मालूमात हासिल करनी है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उस एजेंट के पते पर जाओ, पहले अपनी तस्वीरें उतरवा लो और उससे मालूमात तय कर लो। उस वक्त तक मैं ख्याल ख्वानी से फारिग हो जाऊंगा। उसके बाद हम बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाएंगे। तुम्हारे दिमाग से ख्याल ख्वानी का मर्ज नहीं जाएगा। तुम्हारा इलाज मैं ही करूंगी। मैं तुम्हें कह चुकी हूं, गैर जरूरी दिमागी राब्तों से परहेज करो। अगर सज्जाद की तरफ सिचुएशन दिलचस्प है और तेजी से हालात बदल रहे हैं तो बदलने दो। सज्जाद की जान को तो कोई खतरा नहीं। तुम मेरे साथ बाहर निकलोगे, कार मैं ड्राइव करूंगी। तुम जरूरी समझो तो वक्तन फवक्तन सज्जाद की खैरियत मालूम कर लेना। रह गई ईजल हार्डी के मुतल्लिकैन की बात, तो जिस हद तक तुमने स्टडी की है वो काफी है। वैसे तुम याददाश्त गुम होने का ढोंग रचाओगे। ईजल हार्डी का कोई दोस्त या रिश्तेदार हमें रास्ते में मिल भी गया तो तुम पहचानने से इनकार कर देना। किसी भी मिलने वाले को मैं जवाब दूंगी। अभी हमारे सामने जो मसला है पहले उसे हल करो। क्या मसला है? मैं कौन हूं? सोनिया हो? नहीं, मेरे चेहरे को देखकर मुझे जवाब दो। मैं कौन हूं? मैंने उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, एक अजनबी दोशीजा जिसे मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूं। जब देख रहे हो तो ये भी बता दो मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं, कहां से आई हूं, उस एजेंट के पास जाकर कागजात कैसे तैयार किए जाएंगे। ये तो मैं भूल ही गया था। चलो इस मसले पर गौर करते हैं। पहले मेरा कोई अच्छा सा नाम तजवीज करो, फिर आगे सोचेंगे। मैं तुम्हारा ही नाम सोच रहा हूं। सोचने में इतनी देर? भाई मैं तुम्हारी जो भी लगती हूँ। दिल से रिश्ता है तो दिल से मुतल्लिक कोई नाम सोचो। जान से रिश्ता है तो जान के ताल्लुक से सोचो। तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरी आरजू हो। मैं कहते कहते रुक गया। फिर मैंने चुटकी बजाकर कहा, हाँ, आरजू बहुत ही रोमांटिक नाम है। ये नाम तुम्हें पा लेने की आरजू के साथ दिल से निकलता है। वो खुश होकर बोली, हाँ, बहुत ही अच्छा नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है। आगे सोचो क्या करना है। तुम चलने के लिए तैयार हो जाओ, हम यहाँ से एजेंट की तरफ जाते हुए सोचेंगे। वो अपने बेडरूम की तरफ जाने लगी। मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा, एक तदबीर है। एजेंट इस सिलसिले में वसी मालूमात रखता होगा। वो हमें गाइड कर सकता है कि एक बिल्कुल नए नाम से एक बिल्कुल नई शख्सियत का पासपोर्ट और उससे ताल्लुक रखने वाले जरूरी कागजात किस तरह तैयार की जाती हैं। तुम फोन पर उससे राब्ता कायम करो, ये उसका नंबर है। मैंने डॉक्टर शेफर्ड के दिए हुए कागज को उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो उसे लेकर ड्राइंग रूम में चली गई। मैं अपने बेडरूम में लिबास तब्दील करने लगा, लेकिन सोनिया के पास मौजूद रहा। जब डायल करने के बाद उसने राब्ता कायम कर लिया तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं वाइट ब्रोक बोल रहा हूँ, फरमाइए। सोनिया ने कहा, मेरा नाम आरजू है, मैं एक गैर मुल्की लड़की हूँ और आपसे एक जरूरी मामले में मुलाकात करना चाहती हूँ। क्या अभी 1 घंटे के अंदर आपसे मुलाकात हो सकती है? हाँ जरूर, मैं फारिग हूँ। आप 1 घंटे के अंदर आ सकती हैं, मैं इंतजार कर रहा हूँ। सोनिया ने शुक्रिया कहकर रिसीवर रख दिया। फिर मुझसे पूछा, क्या तुमने उसकी आवाज सुन ली है? हाँ, तुम जाकर लिबास तब्दील करो। वो अपने बेडरूम में चली गई। मैं उस एजेंट वाइट ब्रोकर के पास पहुंच गया। वो एक इमारत की 7वीं मंजिल पर था। उस मंजिल में उसने 2 छोटे कमरे किराए पर ले रखे थे। एक कमरे के अंदर पुरानी सी मेज और 6 कुर्सियां रखी हुई थी। एक अलमारी थी जिसमें जरूरी दस्तावेजात रखी जाती थी, लेकिन उसके चोर ख्यालात ने बताया कि वो दस्तावेजात ऐसी नहीं है जिसके जरिए वो गिरफ्त में आ सके। दरअसल वो गैर कानूनी तौर पर जो दस्तावेजात तैयार की जाती हैं उन्हें वो अपने घर में छुपा कर रखता है। इस वक्त वो सोच रहा था, अभी 1 घंटे के अंदर एक गैर मुल्की लड़की आने वाली है। उसने अपना नाम आरजू बताया है। पता नहीं आरजू का मतलब क्या है और ये किस मजहब से ताल्लुक रखती है। देखने से ही मालूम होगा, कहीं वो पुलिस वालों के लिए मुखबरी ना करती हो। मैंने उसकी सोच में कहा, नहीं, वो ऐसी नहीं होगी, वो कोई गैर मुल्की लड़की है। उसका चेहरा और उसका हुलिया देखकर ही मालूम हो जाएगा कि वो झूठ बोल रही है या सच। वो खुद ही कायल होकर आप ही आप सर हिलाने लगा और अपने तौर पर सोचने लगा, मेरे यहाँ गैर मुल्की कम आते हैं, आते भी हैं तो मैं बहुत सोच समझकर उनका काम हाथ में लेता हूँ, वो भी दुगना मुआवजे पर। मैंने उसकी सोच में कहा, अगर वो किसी तेल निकालने वाले मुल्क से आई होगी तो यकीनन दौलतमंद होगी, लेकिन वो मुसलमान होगी। मुझे अपनी याददाश्त ताज़ा करते हुए पहले से सोचकर रखना चाहिए कि कितनी मुसलमान लड़कियां मेरे पास जाली कागजात के लिए आ चुकी हैं। वो मेरी सोच के मुताबिक सोचने लगा। मैं चुपचाप उसके ख्यालात पढ़ता गया।
इस दौरान सोनिया यानी आरजू लिबास बदल कर आ गई। उसने पतलून और शर्ट पर चमड़े की जैकेट पहनी थी, पाँव में चमड़े के जूते थे, हाथों में दस्ताने। अपने सुर्ख रंग की शर्ट से मैच करती हुई एक सुर्ख कपड़े की पट्टी अपनी पेशानी से लेकर सर के पीछे तक बांधी हुई थी, जैसे रेड इंडियन औरतें बांधती हैं, या फिर जूडो कराटे जाने वाली लड़कियां ब्लैक बेल्ट कमर में बांधने की बजाय सर पर बांधती हैं, ताकि लड़ने के दौरान उनकी जुल्फें चेहरे पर ना आ सकें। ये कहने की जरूरत नहीं है कि वो किस कदर स्मार्ट लग रही थी। वो तो उसी वक्त से स्मार्ट लगती आ रही थी जब पहली बार मेरे दिल पर अपनी मोहब्बत का सिक्का जमाया था। उसने पूछा, क्या एजेंट से कुछ मालूम हुआ? हाँ, वो लालची है। ज्यादा रकम दी जाए तो काम बन जाएगा, लेकिन रकम कहाँ से आएगी? क्या मैं डॉक्टर शेफर्ड से कर्ज मांगू? वो मेरी तरफ हाथ उठाकर कहका लगाते हुए, मेरा मजाक उड़ाते हुए बोली, फरहाद अली तैमूर और कर्ज लेगा? तुम्हारी टेलीपैथी किस वक्त काम आएगी? मैंने तुम्हें गैर जरूरी ख्याल ख्वानी से बाज रहने के लिए कहा है। इस वक्त मेरी जेब में $5000 हैं। आज रात हम किसी कैसीनो में गुजारेंगे, ताश के पत्तों से खेलेंगे। सुबह तक हमारे पास $5 लाख हो सकते हैं। क्या यहाँ के जवारियों को जुआ खेलने की इबरतनाक सजा नहीं दोगे? जरूर। मैंने अपना बैग उठाकर शाने से लटका लिया। उस बैग में ईजल हार्डी से ताल्लुक रखने वाली तमाम चीजें मौजूद थीं। सिर्फ कैसेट को मैंने मेज की दराज में छोड़ दिया। सोनिया के पास एक सफरी बैग था। हम दोनों कोठी से बाहर आए। ख्याल ख्वानी के जरिए डॉक्टर शेफर्ड से पूछा कि उसकी कोठी कैसे लॉक की जाए। उसने कहा, दरवाजे इलेक्ट्रिक कंट्रोल हैं, खुद ब खुद लॉक हो जाएंगे। खुफिया स्विच बाहर है, जब मैं घर वापस पहुंचूंगा तो खुद खोल लूंगा। मैंने दरवाजा बंद किया, फिर एक कार में आकर बैठ गए। डॉक्टर शेफर्ड वो कार हमारे लिए छोड़ गया था। सोनिया उसे ड्राइव करने लगी। जब हम मेन रोड पर आए तो मैंने कहा, 2 घंटे पूरे होने वाले हैं। मैं देखना चाहता हूं कि मास्क मैन और सुपर मास्टर के मातहतों ने जो चैलेंज किया है उस पर वो आइंदा किस तरह अमल करेंगे, और यहूदी उनका ये चैलेंज कबूल करते हैं या कोई जवाबी कार्रवाई करते हैं। सोनिया ने कहा, अच्छी बात है, जाओ, मगर चंद मिनट के लिए, और ज्यादा ख्याल ख्वानी से परहेज करो, सतही मालूमात हासिल करो। सज्जाद अगर बखैरियत है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा तो दिमागी तौर पर मेरे पास हाजिर हो जाना। मैं सज्जाद के पास पहुंच गया। वो अभी तक उसी पिंजरे में कैद था, लेकिन अब उसके चारों तरफ गहरी तारीकी थी। ये तारीकी तकरीबन 1.25 घंटे से थी, यानी उसी वक्त से जब वहां के सबसे बड़े पावर स्टेशन को बम से उड़ा दिया गया। अभी शाम का वक्त था, अंधेरा नहीं होना चाहिए था, मगर वहां बिजली के जरिए ही रोशनी पहुंच सकती थी, इसलिए अब तारीकी थी। गोयल ने कहाल तंजीम के सरबरा को जो धमकी दी थी उस पर 2 घंटे बाद डर्बी फाइन अमल करने वाला था। मैं डर्बी फाइन के पास पहुंच गया। वो तन्हा नहीं था, गोयल भी उसके पास था, और वो डर्बी फाइन को कुर्सी पर बिठाकर उसे रस्सियों से बांध रहा था। आहिस्ता आहिस्ता कहता जा रहा था, मैं फोन पर बात करूंगा। जब तुम्हारे बोलने की बारी आएगी तो तुम एक जकड़े हुए बेबस इंसान की तरह अपनी मजबूरी जाहिर करना, ठीक है? डर्बी फाइन ने कहा, ठीक है। गोयल टेलीफोन और रिसीवर उठाकर उसके पास आया, फिर नंबर डायल करने लगा। मैं फौरन जेसन हावर्ड के पास पहुंच गया। वहां उसके पास फोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, यस, योर आइडेंटिटी। गोयल ने पहले की तरह भराई हुई आवाज में कहा, मेरी आवाज ही सबसे बड़ी शनाख्त है। 2 घंटे पूरे होने वाले हैं। मैं जानता हूं कि मेरे चैलेंज के बाद तुम लोगों ने अपने फोन में जासूसी आलात लगा रखे हैं। इस वक्त मेरी आवाज भी रिकॉर्ड होती रहेगी और एक्सचेंज वाले मालूम कर लेंगे कि मैं कहां से फोन कर रहा हूं। इतनी जहमत उठाने की क्या जरूरत है? लो, जिस घर से फोन कर रहा हूं उसके मकीन से बातें करो। मैं गोयल के पास पहुंच गया। वो डर्बी फाइन को आंख मारकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ रिसीवर बढ़ा रहा था। उसने परेशान होकर कहा, सर, मैं मगरबी साल का कोस्ट गार्ड ऑफिसर हूं। मेरा नाम डर्बी फाइन है। मेरे घर में 4 मुसल्ला अफराद घुस आए हैं। उनके पास साइलेंसर लगे हुए रिवॉल्वर हैं। मैं इनके आगे मजबूर हो गया हूं। इन्होंने मुझे रस्सियों से बांध रखा है और आपसे बातें करने के लिए मेरे फोन के जरिए राब्ता कायम कर रही हैं। गोयल ने रिसीवर उससे लेकर कहा, क्यों मिस्टर जेसन हावर्ड, क्या तुम्हारे सिपाही मुझे यहाँ पकड़ने आएंगे? अगर आ जाएं तो कोई बात नहीं है, यहाँ डर्बी फाइन की लाश मिलेगी, मैं नहीं मिलूंगा। सिर्फ इतना कहकर जा रहा हूं। 2 घंटे पूरे होने में सिर्फ 10 मिनट रह गई हैं। मैं मजीद आधे घंटे तक इंतजार करूंगा कि फरहाद अली तैमूर को रिहा किया जाता है या नहीं। अगर नहीं तो फिर
गोयल ने बात अधूरी छोड़ दी। जेसन हावर्ड ने कहा, ठहरो, फोन बंद न करना, मेरी बात सुन लो। तुम्हारी बातें सुनने तक तुम्हारे आदमी मुझे गिरफ्तार करने पहुंच जाएंगे। सिर्फ एक बात सुन लो, फरहाद अली तैमूर हमारे लिए बहुत अहम है, और तुम्हारी शर्त भी ऐसी है जो हमारे लिए तकरीबन नाकाबिले कबूल है, लेकिन हमारे दरमियान समझौता हो सकता है। गोयल ने बेख्तियार मेरी सोच के मुताबिक कहा, अच्छी बात है, समझौते के मुतालिक मैं गौर करूंगा। फिलहाल फरहाद अली तैमूर को निहायत इज्जत और एहतराम से एक मेहमान की तरह रखा जाए। अगर मेरी शर्त पर फौरी तौर पर अमल ना हुआ तो मैं आधे घंटे के अंदर अपनी धमकी पर अमल करूंगा। अब मैं फिर किसी वक्त कहीं ना कहीं से राब्ता कायम करूंगा। दैट्स ऑल। गोयल ने रिसीवर रख दिया, फिर वहां से दरवाजे की तरफ जाते हुए बोला, डरबी, हम उन्हें ढील दे रहे हैं। अगर उन्होंने फरहाद साहब को बाइज्जत तौर पर किसी अच्छी जगह रखा तो फिर किसी वक्त उन लोगों से राब्ता कायम करेंगे। फिलहाल हम कोई धमाका नहीं करने जा रहे। मुझे अफसोस है तुम रस्सियों से बंधे बैठे हो। वो लोग यहाँ पहुंचने ही वाले हैं, तुम्हें आजाद कर देंगे। सी यू अगेन। ये कहते ही वो वहां से भागता चला गया। मैं जेसन हावर्ड के पास पहुंच गया। वो टेलीफोन का रिसीवर कान से लगाए किसी से कह रहा था, फरहाद अली तैमूर को अंडरग्राउंड केज से निकाल लो, फौरन किसी अच्छे से गेस्ट हाउस में ले जाकर रखो, लेकिन उसके अतराफ बहुत सख्त पहरा होना चाहिए। उससे मेहमानों जैसा सलूक किया जाए। हमारे दुश्मन उसके मुतल्लिक जरा जरा सी खबर रखते हैं। वो ये भी जानते हैं कि उसे अंडरग्राउंड केज में रखा गया है। जब उसे किसी अच्छी जगह मुंतकिल किया जाएगा तो दुश्मन का कोई आदमी जरूर उसे देखेगा और उन्हें बाखबर करेगा। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखो, शायद हम दुश्मन तक पहुंच सकें। उसने रिसीवर को रख दिया। बेचैनी से कुर्सी पर पहलू बदलने लगा। अपने आसपास बैठे हुए ओहदेदारों को बताने लगा कि दुश्मन ने दोबारा किस किस्म की धमकी दी है। इसके पेश नजर फरहाद अली तैमूर को एक मुनासिब रिहाइशगाह तक पहुंचाया जा रहा है। फोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। दूसरी तरफ से कहा गया, सर, अभी इत्तला मिली है कि आला बीबी लूदा एयरपोर्ट पहुंच गई हैं। उसे यहां लाया जा रहा है। उसके साथ कितने आदमी हैं? वो तन्हा है। जेसन हावर्ड ने सोचने के अंदाज में कहा, ताज्जुब है, वो तो अपनी टीम के साथ आने वाली थी। बहरहाल उसे गेस्ट हाउस में ठहराया जाए जब तक मैं न कहूं फरहाद से मिलने की इजाजत न दी जाए। अभी 25 मिनट के अंदर उसे एक माकूल रिहाइशगाह में मुंतकिल किया जा रहा है। उसे शेव करने और गुसल करने की इजाजत दी जाए। उसके लिए नए मलबूसात लाए जाएं और उसकी पसंद के मुताबिक खाने खिलाए जाएं। यही तासुर दिया जाए कि हमने उसे एक मोअज़्ज़ज़ मेहमान की तरह रखा है। उसने रिसीवर को क्रैडल पर पटकते हुए कहा, क्या मुसीबत है? हम 2.5 घंटे से इस कमरे में बैठे हुए हैं, अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकते। हालांकि हमें रोकने वाला कोई नहीं, लेकिन रह रहकर हमें परेशान कुन इतलात मौसूल हो रही हैं। मिस्टर हावर्ड, एक परेशानी हो तो निपटाएं। चारों तरफ से परेशानियां घिर कर आ रही हैं। इतने बड़े पावर स्टेशन की तबाही के बाद तिल अबैब में अंधेरा रहेगा। तकरीबकारों की बन आएगी। उन्हें छुपने के बहुत से मौके मिलते रहेंगे। जेसन हावर्ड ने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए, फिर गुर्राते हुए पूछा, दूसरे जनरेटर के सिलसिले में क्या हो रहा है? दूसरी तरफ से आवाज आई, सर, इंतजामात हो रही हैं। यरूशलेम में सिर्फ एक जनरेटर फाजिल था। हमने हुक्म दिया है कि वहां के एक हिस्से को तारीख रखा जाए। मजीद जनरेटर फौरन यहां भेज दिए जाएं। शायद 4 अदद छोटे जनरेटर यहां आ रहे हैं। हावर्ड ने फिर गुर्राकर पूछा, शायद का मतलब क्या हुआ? मुझे मुकम्मल रिपोर्ट दिया करो। मालूम करो कितने आ रहे हैं और वो वहां से कब चल रहे हैं और यहां तक कब पहुंचेंगे। उसने फिर रिसीवर को क्रैडल पर पटक दिया। उसके सामने किसी दुश्मन का सर नहीं था, इसलिए वो बार बार रिसीवर और क्रैडल पर गुस्सा उतार रहा था। उसी वक्त दूर कहीं धमाके की आवाज सुनाई दी। वो सब उछलकर खड़े हो गए। चंद सेकंड के बाद दूसरा धमाका सुनाई दिया। वो लोग तेजी से कमरे से निकले ताकि बाहर जाकर मालूमात हासिल करें। सिर्फ एक शख्स टेलीफोन के पास रह गया। मैं सुपर मास्टर के उस मास्टर तक पहुंच गया जो दुश्मन ममालिक में पहुंचकर सीक्रेट एजेंट की हैसियत से तकरीबी कार्रवाइयां करने का खासा तजुर्बा रखता था। वो सीक्रेट एजेंट TNT के शोबे में आला अफसर था। टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत के एक शानदार दफ्तरी कमरे में बैठा हुआ था। अभी चंद माह पहले अमेरिका से आया था। उसके पास तजुर्बात की बड़ी बड़ी डिग्रियां थीं। इसराइली हुकूमत ने खुद ही उसकी खिदमत हासिल की थी, या फिर सुपर मास्टर ने कोई चक्कर चलाकर इसराइली हुकूमत को उसकी खिदमत हासिल करने पर माइल किया होगा। बहरहाल वो सीक्रेट एजेंट टेलीफोन डिपार्टमेंट का आला अफसर बनकर एक्सचेंज में बैठा हुआ तमाम अहम कॉलें सुनता रहा था। मैंने उसके जहन में दोनों धमाकों का ख्याल पैदा किया। उसकी सोच कहने लगी,
2 अदद ताकतवर बमों के जरिए 2 अदद पानी की बड़ी बड़ी टैंकियों को तबाह कर दिया गया है। तेलोबैब समुंदर के साहिल पर है। समुंदर से सिर्फ खारा पानी दस्तयाब हो सकता है, इसलिए मीठे पानी की 2 बड़ी बड़ी टंकियां बनाई गई हैं, जिनके जरिए पूरे तेलोबैब के शहर में पानी सप्लाई किया जाता है। पहले बिजली बंद हो गई थी, अब पानी की सप्लाई खत्म कर दी गई है। सोनिया की आवाज ने मेरी ख्याल खोने के सिलसिले को खत्म कर दिया। वो कह रही थी, फरहाद खुदा के लिए अब बस करो, वापस आ जाओ। सुपर मास्टर और मास्क मैन के मातहत तेलोबैब में बहुत अच्छा रोल अदा कर रहे थे और अच्छी मनसूबाबंदी के तहत बिजली और पानी की सप्लाई बंद कर रहे थे ताकि इब्तदाई तौर पर उन्हें इसी तरह हरासा किया जाए। मैं सोनिया के पास हाजिर हो गया। हमारी कार एक 7 मंजिला इमारत के सामने पार्किंग एरिया में रुक गई थी। हम कार से उतर गए, उसे लॉक किया, फिर इमारत में दाखिल होकर लिफ्ट के जरिए 7वीं मंजिल पर पहुंच गए। एजेंट वाइट ब्रोकर हमारा मुंतजिर था। वह एक पुरानी सी मेज के पीछे कुर्सी पर बैठा हुआ था। हमें देखते ही उठकर खड़ा हो गया, फिर हमें सवालिया नजरों से देखने लगा। सोनिया ने कहा, मैं आरजू हूं, अभी 40 मिनट पहले मैंने आपसे अपॉइंटमेंट लिया था। वो अच्छा समझ गया, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। उसने सोनिया से मुसाफिया किया, फिर मुझसे मुसाफिया करते हुए पूछा, आपकी तारीफ? ये मिस्टर ईजल हार्डी है। वाइट ब्रोकर ने कहा, मुझे यूं लगता है जैसे मिस्टर हार्डी को पहले भी देख चुका हूं, याद नहीं आ रहा है। सोनिया ने कहा, आप अपनी याददाश्त पर जोर देने में वक्त ज़ाया करेंगे, क्यों ना मेरे मामले में दिलचस्पी लें। जी हाँ, तशरीफ रखें, फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। सोनिया ने बैठते हुए कहा, मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हूँ। मैं कौन हूँ ये मैं भी नहीं जानती, कहाँ से आई हूँ ये भी नहीं जानती। मेरा नाम, मुकाम, एड्रेस क्या होगा ये सब कुछ आप तय करें और मेरे लिए शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दूसरे जरूरी कागजात तैयार कर दें। मुआवजे की फिक्र न करें, जो आपके मुंह से निकलेगा वही रकम अदा की जाएगी। मिस, ये दुरुस्त है कि मैं अपने मौक्किलों को नई शख्सियत के शनाख्ती कार्ड और अहम दस्तावेजात बनाकर देता हूँ, लेकिन उससे पहले उनके मुतल्लिक अच्छी तरह यकीन कर लेता हूँ। लिहाजा आप दरवाजे से दूसरे कमरे में चली जाएं। उस कमरे में मेरी बीवी है, वो आपकी तलाशी लेगी। मैं आपके इस साथी की तलाशी लेता हूँ, मुतमईन होना चाहता हूँ आप लोगों के पास माइक्रो कैसेट रिकॉर्डर या कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसके जरिए हमारी गुफ्तगू रिकॉर्ड की जाए या किसी तरह भी मेरे खिलाफ सबूत फराहम किया जाए। सोनिया उठकर उस दरवाजे से गुजरते हुए दूसरे कमरे में चली गई। वाइट ब्रोकर मेरे पास आकर सर से पांव तक मेरी तलाशी लेने लगा, फिर मुतमईन होकर बैठ गया। उधर दूसरे कमरे से उसकी बीवी ने निकलकर कहा, मिस के लिबास में और बैग में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें नुकसान पहुंचा सके। सोनिया फिर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसकी बीवी वापस चली गई। वाइट ब्रोकर ने कहा, हाँ अब मामलात की बात होगी, लेकिन याद रखें इसके बाद भी कोई चक्कर नहीं चल सकेगा। मैं बराह रास्त लेन देन नहीं करता। अभी जो मामला तय हो जाएंगे उसके मुताबिक आपको आपकी जरूरत की तमाम दस्तावेजात, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट वगैरह मिल जाएंगे, मगर दूसरे जराये से मिलेंगे और किस तरह मिलेंगे ये आपको बाद में मालूम होगा। मैंने कहा, आपका जो भी तरीक़ेकार हो हमें कोई एतराज नहीं होगा, हम तो सिर्फ अपना काम बनाने के लिए आए हैं। उसने सोनिया को देखते हुए कहा, आप किस मजहब से ताल्लुक रखती हैं? क्या अपने मजहब के मुताबिक नई शख्सियत इख्तियार करना चाहती हैं? मैं मुसलमान हूं और मुसलमान ही रहना चाहती हूँ। क्या अपने मौजूदा नाम आरजू के साथ? अगर इस नाम के साथ हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। वो मेरी तरफ देखते हुए बोली, मेरे दोस्त ने यह नाम मेरे लिए पसंद किया है, लिहाजा मुझे भी पसंद है। मैंने कहा, मिस्टर ब्रोकर, अगर आपकी मालूमात के मुताबिक आपकी फाइलों में कोई ऐसी मुसलमान लड़की हो जिसके कागजात पहले से तैयार हों, वो इस दुनिया में ना हो, अगर हो भी तो हमारे लिए कभी परेशानी का बायस ना बन सके, तो ऐसी लड़की मिस आरजू को सूट करेगी। उसने रिसीवर उठाकर नंबर डायल किए, फिर राब्ता कायम होते ही कहा, सुनो, पिछले 2 साल का रिकॉर्ड चेक करो, किसी ऐसी मुसलमान लड़की का नाम तलाश करो जिसकी उम्र, उसने सोनिया को एक नजर देखा, फिर कहा, 18 से 20 तक रही होगी। अभी हमारी मौक्किला की उम्र का अंदाजा 22 बरस तक किया जा सकता है। 2 बरस गुजर चुके हैं। अगर फहरिस्त में 20 बरस की लड़की निकल आए तो उसकी उम्र अब हमारी मौक्किला की उम्र के मुताबिक होगी। वो जरा खामोश होकर दूसरी तरफ की बातें सुनने लगा, फिर उसने जवाबन कहा, हाँ अगर 2 बरस के रिकॉर्ड में ना मिले तो पिछले 4 बरस का रिकॉर्ड चेक करना। हम अपनी मौक्किला को 22 बरस की बजाय ज्यादा से ज्यादा 24 या 25 बरस का बना सकती हैं। इसके बाद उसने फिर दूसरी तरफ से कुछ सुना, फिर कहा, हाँ ठीक है, 15 मिनट के अंदर मुझे मालूम होना चाहिए। उसने रिसीवर रखते हुए कहा, आपका काम अभी होने वाला है। आप ये बताएं, आपको अपनी मतलूबा चीजें कब तक दरकार हैं? कल तक, 1 हफ्ते तक या?
सोनिया ने कहा, कल तक। फौरी डिलीवरी का मुआवजा बहुत ज्यादा होता है। कितना होता है मुझे बताइए। मैंने सोच के जरिए सोनिया से कहा, तुम इसे बातों में उलझाए रखो, मैं इसके ख्यालात पढ़ रहा हूँ। मैं उसके दिमाग में बैठकर मालूम करने लगा कि ये किन जराए से काम करता है। अगर ये सरकारी अफसरों की मुट्ठी गर्म करता है तो यकीनन सोनिया के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड वगैरह बनने के बाद कम से कम सोनिया उन सरकारी अफसरों की नजर में रहेगी। और अगर गैर कानूनी तौर पर जाली दस्तावेजात, जाली पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड वगैरह तैयार करता है तो इसके यहाँ जेर जमीन ऐसी मशीनें नस्ब की गई होंगी जिनके जरिए ऐसे तमाम अहम कागजात तैयार किए जाते हैं। एजेंट वाइट ब्रोकर की सोच ने बताया कि इस कारोबार में वो खुद, उसकी बीवी, उसका एक असिस्टेंट और एक बहुत बड़ा सरकारी अफसर शरीक है। उसकी बीवी और उसके असिस्टेंट की आवाज तो मैं सुन चुका था, सिर्फ सरकारी ऑफिसर के दिमाग तक पहुंचना रह गया था। जब ये चारों मेरी ख्यालख्वानी की मुट्ठी में रहते तो फिर सोनिया को किसी तरह का अंदेशा न रहता। 15 मिनट गुजर गई, फोन की घंटी बजने लगी। वाइट ब्रोकर ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो। फिर आवाज सुनने लगा। दूसरी तरफ से उसका असिस्टेंट कह रहा था, मैं 1 बरस पहले की फाइल खोलकर देख रहा हूँ। यहाँ एक मुसलमान लड़की का नाम लिखा हुआ है, उसका नाम सुल्ताना है। यह तुर्की के एक सर्कस में अपने फन का मुजाहरा करती थी। जब इसने पेरिस के एक मुसलमान जमाल शाह से शादी की तो मैरिज सर्टिफिकेट के मुताबिक इसकी उम्र 20 बरस थी। जब आपने जमाल शाह से इसकी बीवी सुल्ताना के शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दूसरे जरूरी कागजात का सौदा किया तो उस वक्त उसकी उम्र 21 बरस हो चुकी थी। वाइट ब्रोकर ने कहा, मुझे याद आ गया, ये वही सुल्तान है जिसका चेहरा जख्मी हो गया था और वो जमाल शाह का घर छोड़कर भाग गई थी। जी हाँ, पाशा ने हमसे यही कहा है। हकीकत क्या है हम नहीं जानते। वाइट ब्रोकर ने कहा, हम अपने पेशे के मुताबिक जिनसे भी कागजात का सौदा करते हैं उन कागजात से ताल्लुक रखने वाले एक एक पहलू के मुताबिक तहकीकात करते हैं। सुल्ताना के मुतालिक हम मुतमईन थे, सिर्फ एक कबाहत है, सुल्ताना घर छोड़कर कहीं चली गई थी। अगर मेरी मौकला उसके कागजात पर यहाँ रहे या बैरूनी ममालिक सफर करे और कहीं वो असल सुल्ताना टकरा जाए तो हमारे लिए बड़ी परेशानी होगी। मैंने कहा, मिस्टर ब्रोकर, मदाखलत के लिए माजरत चाहता हूँ। आप असली सुल्ताना की फिक्र न करें, उसके तमाम अहम कागजात हमारे हवाले कर दें। अगर मिस आरजू से सुल्ताना का सामना होगा तो हम उससे समझौता कर लेंगे या उसे समझा लेंगे। सोनिया ने अपने बैग से $500 निकालकर उसके सामने मेज पर रखते हुए कहा, यह एडवांस है, मुकम्मल कागजात मिलने के बाद 1000 और दूंगी। वो खुश हो गया। मैंने कहा, आप अपने आदमी से दरियाफ्त करें, सुल्ताना के रिकॉर्ड में उसके शौहर जमाल पाशा का टेलीफोन नंबर जरूर होगा। अगर हो तो आप उससे दरियाफ्त करें सुल्ताना उसके पास वापस आई है या नहीं। उसने असिस्टेंट से यही सवाल किया। उसने रिकॉर्ड देखते हुए कहा, जनाब वो तो फक्कड़ आदमी था, उसके पास शराब पीने के लिए भी पैसे नहीं थे, इसीलिए तो उसने अपनी बीवी के कागजात हमारे पास फरोख्त किए थे। ऐसे कल्लाश आदमी के पास भला टेलीफोन कैसे हो सकता है। वाइट ब्रोकर ने यही बात मुझे बताई। मैंने कहा, आप जमाल पाशा का एड्रेस हमें बता दें। उसने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं मुकम्मल कागजात आपके हवाले कर दूं और आपसे पूरी रकम वसूल कर लूं, फिर उसका पता भी मालूम हो जाएगा। ऐसी जल्दी भी क्या है। मुझे कोई जल्दी ना थी, मैं तो उसे यूं ही पता पूछ रहा था, वरना उसके असिस्टेंट के दिमाग से जमाल शाह का मुकम्मल पता मालूम कर चुका था। उसने कहा, मिस आरजू, आप अपनी 10-12 तस्वीरें हमें दे दीजिए, कल दिन के 1 बजे तक आपको तमाम कागजात मुकम्मल मिलेंगे। क्या यहाँ कोई ऐसा फोटो स्टूडियो है जो फौरन ही तस्वीरें उतार कर दे सकता हो। उसने पता बता दिया। एक खुदकार स्टूडियो करीब ही था। 10 मिनट में सोनिया की तस्वीरें तैयार हो गईं। 15 मिनट के अंदर हमने वो तस्वीरें वाइट ब्रोकर के पास पहुंचा दी। फिर दूसरे दिन 1 बजे मुलाकात करने का वक्त मुकर्रर करके वहां से चले आए। मैंने कार में बैठते हुए कहा, तुम पेरिस के एक एक रास्ते, एक एक गली को जानती हो। क्या रियो डी मार्गरेट के इलाके में कभी गई हो। बारहा वहां से गुजरती रही हूं। उस इलाके में रॉयल मॉल मैसन नामी एक हॉस्टल है। ये फ्रांसीसी नाम इतने दुश्वार होते हैं कि बासानी जुबान से अदा नहीं होते। बहरहाल उसी हॉस्टल में जमाल पाशा रहता है। उसने ठीक हॉस्टल के सामने पहुंचा दिया। फिर पूछा, पाशा के सामने तुम जाओगे या मैं जाऊं। हम दोनों में से किसी को नहीं जाना चाहिए। फिर यहाँ क्यों आए हो। देखते हैं किसी को ट्रैप करके उसके जरिए जमाल पाशा तक पहुंचेंगे। इस तरह तो ख्यालख्वानी का राज फाश हो जाएगा। भाई जरा सोचने तो दो, कोई ना कोई तरकीब समझ में आ ही जाएगी। ये सुल्ताना के मायने क्या होती हैं। किसी मुल्क के हाकिम को सुल्तान और उसकी बेगम को सुल्ताना कहती हैं, लेकिन मेरा तो कोई सुल्तान नहीं है, कोई जरूरी नहीं है।
बरे सगीर की तारीख में एक ऐसी भी सुल्ताना गुजरी है जिसका सुल्तान नहीं था, उसका नाम रजिया सुल्ताना था। और अगर इसी तरह मैं तुम्हें नामों के मायने बताता रहा और तारीखी हवाले देता रहा तो हम पहुंच चुके जमाल पाशा के पास। वो कुछ कहना चाहती थी, मैंने हाथ के इशारे से खामोश रहने के लिए कहा। कार की खिड़की के बाहर देखने लगा। एक उधेड़ उम्र का आदमी फुटपाथ पर चला रहा था। उसका हुलिया पागलों जैसा था। जिस्म पर मैले और पुराने कपड़े थे, हाफ पैंट ढीली ढाली थी, पाँव में कैनवस के फटे हुए जूते और मोजे पहने थे। उसकी दाढ़ी और सर के बाल बड़े हुए थे, कमीज का कॉलर नहीं था, लेकिन उसने एक नेकटाई बांधी हुई थी। वो बुड़बुड़ाता था, फिर रुककर जरा पीछे देखता था, उसके बाद सहमे हुए अंदाज में तेजी से चलने लगता था। इसी तरह वो चलता हुआ हमारी कार के करीब आया। मैंने सोनिया से कहा, इसे मुखातिब करो। सोनिया ने फ्रांसीसी जुबान में आवाज दी। वो फौरन हमारी कार की खिड़की की तरफ आ गया। फिर उसी जुबान में सोनिया से कहने लगा, चली जाओ, यहां से जल्दी भाग जाओ, एक बला मेरे पीछे है, वो तुम्हारे भी पीछे पड़ जाएगी, चली जाओ, जब तक नहीं जाओगी मैं उसे दोनों हाथों से रोक के रखूंगा। मैंने सोनिया से कहा, तुम्हारे जरिए मैं इसकी बातों को समझ रहा हूं, इससे कहो अगर अंग्रेजी जानता हो तो अंग्रेजी जुबान में बातें करे। सोनिया ने उससे कहा। वो मेरी तरफ देखकर अंग्रेजी में वही बातें बताने लगा। बेचारा नीम पागल था। शायद किसी तरह उसके दिमाग में ये बात नक्श हो गई थी कि कोई बला उसके पीछे पड़ गई है, या उसके साथ कोई वाकया पेश आया हो जिसके नतीजे में वो नीम पागल हो गया हो, और वो अपने पीछे किसी मुसीबत को बड़ी शिद्दत से यूं देखता हो जैसे सचमुच किसी बला को देख रहा हो। वो खतरनाक पागल नहीं था, उसे नीम पागल भी नहीं कहना चाहिए। उसकी दिमागी हालत बता रही थी कि अक्सर नॉर्मल रहता है, कभी कभी उस पर ऐसा दौरा पड़ता है। मैंने सोनिया से कहा, तुम थोड़ी देर तक मुझे मुखातिब न करना, मैं इस पागल को ट्रैप कर रहा हूं। मैं अच्छे अच्छे होशमंदों के दिमागों पर काबिज हो जाता था, उस पागल को ट्रैप करना कौन सी बड़ी बात थी। वो फौरन ही वहां से चलता हुआ हॉस्टल में दाखिल हुआ। फिर एक दफ्तरी कमरे में मेज के पीछे बैठे हुए एक शख्स के पास पहुंचा। दोनों हाथ फैलाकर जरा झुकते हुए बोला, सर, क्या मिस्टर जमाल पाशा इसी हॉस्टल के कमरा नंबर 25 में रहते हैं? हॉस्टल इंचार्ज ने उसके हुलिये को नागवारी से देखा, फिर कहा, तुम सही जगह पहुंचे हो। पागल ने खुश होकर पूछा, क्या सही जगह? क्या वाकई ये कमरा नंबर 25 है? हॉस्टल इंचार्ज ने झिमकर कहा, मेरा मतलब है तुम सही हॉस्टल में पहुंचे हो, जमाल पाशा ऊपर रहता है। क्यों झूठ बोलते हो? ऊपर तो गॉड रहता है, हमारा तुम्हारा गॉड। वह हंसता हुआ वहां से हटकर जीने की तरफ गया, फिर ऊपर पहुंच गया। कमरा नंबर 25 के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। जरा देर बाद ही दरवाजा खुल गया। उसने दरवाजा खोलने वाले से पूछा, वेयर इज माई सन जमाल पाशा? उस नौजवान ने उसे सर से पैर तक देखा, फिर पलटकर कहा, मिस्टर पाशा, तुम्हारे कोई बुजुर्ग तुमसे मिलने आए हैं। उस हॉस्टल के हर कमरे में 8 बिस्तर होते थे। वहां ऐसे लोग रहते थे जो दिन को मेहनत मजदूरी करते, रात को सोने के लिए आते, हर रात 15 फ्रैंक अदा करते, फिर सुबह वहां से चले जाते। जमाल पाशा दरवाजे पर आ गया, उस पागल को हैरानी से देखने लगा। फिर उसने पूछा, क्या बात है मिस्टर, तुम मुझे कैसे जानते हो? दूसरे ही लम्हे पागल ने दोनों बाजू फैलाकर उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, सीने न लग जा ठा करके। जमाल पाशा घबरा के पीछे हट गया। बोला, ये कौन सी जुबान बोल रहे हो? ए तेरे प्यो दी जुबान है, अपने प्यो नू भुल गया, मैं तेनू जिंदा नहीं छड्डांगा। ऐसा कहते ही उसने उछलकर तड़ाक की जोरदार आवाज के साथ जमाल पाशा के मुंह पर तमांचा रसीद कर दिया। मैंने सोनिया से कहा, काम हो गया, गाड़ी आगे बढ़ाओ। उसने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ाते हुए पूछा, वो पागल कहाँ है? तुम्हारे पास बैठा है। ये तो मैं समझ रही थी, तुम इतनी देर तक पागल की खोपड़ी में बैठे रहे, जरूर तुमने पागलों जैसी कोई हरकत की होगी। मैंने सोनिया को बताया कि मैं उसे किस अंदाज में हॉस्टल के अंदर ले गया और उसने पाशा के साथ क्या सलूक किया है। वो हंसते हुए बोली, मैं पहले ही कह चुकी हूं, तुमने जरूर पागलों जैसी हरकत की होगी, और नहीं तो क्या। एक पागल के दिमाग में बैठकर होशमंदों की तरह उससे तारुफ हासिल करता। बहरहाल अब खामोश रहो, मैं जमाल पाशा के पास जा रहा हूं। तुम मुझे किसी बहुत बड़े कैसीनो में ले चलो, वहीं हम रात का खाना खाएंगे और ताश के पत्तों से जवारियों का कबाड़ा करेंगे। मैं जमाल पाशा के पास पहुंच गया। वो लोग उस पागल को धक्के देकर हॉस्टल से निकाल चुके थे। हॉस्टल का इंचार्ज पूछ रहा था, मिस्टर पाशा, ये पागल तुम्हारा नाम कैसे जानता है? पता नहीं, किसी बार में मुझे देखा होगा या मेरा नाम कहीं सुन लिया होगा। वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा। मैंने उसकी सोच में एक सर्द आ भरकर कहा, आह सुल्ताना। वो सुल्ताना के मुतालिक सोचने लगा। मैं थोड़ी देर तक उसके ख्यालात पढ़ता रहा।
ज्यादा मालूमात हासिल करने की जरूरत पेश नहीं आई। मैंने सोनिया से कहा, सुल्ताना तुर्की के एक सर्कस में अपने फन का मुजाहरा करती थी। उस वक्त वो तकरीबन 17-18 बरस की थी। जमाल पाशा ने मोहब्बत का जाल फेंककर वो दाम में आ गई। उन्होंने पेरिस में आकर शादी कर ली। यहाँ आकर सुल्ताना पर हकीकत खुली कि जमाल पाशा हड हराम है, खुद मेहनत करना और कुछ कमाना नहीं जानता। उसने उसे मजबूर किया कि वो कैबरे डांसर बन जाए। वो इनकार करती रही, फिर बात बढ़ती चली गई। वो शौहर परस्त बीवी थी। उसने समझाया, देखो मैं तुम्हारी बीवी हूं और कैबरे में लोगों के सामने रक्स करना कितनी शर्म की बात है। अगर तुम चाहते हो तो मैं बाजीगरी और जिम्नास्टिक के करतब दिखा सकती हूँ। यहाँ ऐसे कितने ही इदारे हैं जो ये प्रोग्राम भी पेश करते हैं। वो राजी हो गया। इस तरह सुल्ताना उसकी आमदनी का जरिया बनती रही। सोनिया ने कहा, यकीनन वो उस निकम्मे से तंग आकर कहीं भाग गई होगी। तुम्हें मालूम करना चाहिए कि सुल्ताना का बैकग्राउंड क्या है, उसके माँ बाप कौन थे और वो तुर्की के किस इलाके से ताल्लुक रखती थी। मैंने मालूम किया है, जब वो छोटी सी थी तो उसे एक बूढ़े शराबी ने सर्कस वालों के हाथ भेज दिया था। तब से वो वही परवरिश पाती रही और बाजीगरी के कमालात सीखती रही। सुल्ताना को फरोख्त करने वाला बूढ़ा कहाँ से आया था, किस इलाके से ताल्लुक रखता था, ये कोई नहीं जानता। सोनिया ने कहा, यानी बहैसियत सुल्ताना मेरा कोई काबिल जिक्र बैकग्राउंड नहीं है। मेरे वालिदैन का कोई पता नहीं और ना ही कोई मेरा रिश्तेदार है। हाँ, इतनी बड़ी दुनिया में या तो जमाल पाशा उसे जानता है या फिर वो सर्कस वाले जहां वो काम किया करती थी। फरहाद बेचारी सुल्ताना बड़ी बदनसीब थी। ना तो बचपन में उसे वालिदैन का प्यार मिला, ना जवानी में महबूब की वफा मिली। उसे महबूब समझकर उसने सर्कस वालों को छोड़ दिया। वहां से चली आई, लेकिन उसे कुछ हासिल न हुआ। वाकई वो बदनसीब थी। ये जमाल पाशा बहुत ज्यादा पीने का आदी है। जेब में अच्छी रकम हो तो जुआ खेलने बैठ जाता है। एक दिन उसे कुछ रकम की जरूरत थी। सुल्ताना ने देने से इनकार किया। वो नशे की हालत में उस पर गरज रहा था, बरस रहा था। उसकी पिटाई भी की। वो कसम खाकर कहती थी कि उसके पास कोई रकम नहीं है। इस पर उसने कहा, कैबरे में जाकर डांस करो। वो नफरत से बोली, तुम कैसे बेगैरत शौहर हो, अपनी बीवी को दूसरों के सामने बेहयाई से रक्स करने के लिए कहते हो। क्या तुम अपनी बहन को या माँ को ऐसी जगह भेज सकते हो? जमाल पाशा के हाथ में शराब की खाली बोतल थी। उसने उसे मेज पर दे मारा। बोतल टूटकर आधी हो गई। जो आधी बोतल उसके हाथ में थी, उसने उसी से सुल्ताना के चेहरे पर हमला किया। सोनिया ने पूछा, यानी टूटी हुई बोतल से हमला करने के सबब सुल्ताना का चेहरा बिगड़ गया था? हाँ। उसके बाद जमाल पाशा नशे की ज्यादती से लड़खड़ा कर गिर पड़ा था। सुल्ताना वहां से भाग गई थी। उस दिन से अब तक उसका पता नहीं है। पाशा ने उसे हर जगह तलाश किया। उसके लिए तुर्की तक का सफर भी किया, लेकिन उसका कहीं पता न चला। हम कैसीनो लामुंजे पहुंच गए। सोनिया ने गाड़ी पार्क की। मैंने डॉक्टर शेफर्ड से राब्ता कायम करते हुए कहा, इस वक्त आपकी कार कैसीनो लामुंजे के पार्किंग एरिया में है। क्या आप किसी तरह इसे ले जा सकती हैं? मैं अपनी गाड़ी अस्पताल में छोड़ दूंगा, टैक्सी में कैसीनो तक आऊंगा और वहां से वो गाड़ी ले जाऊंगा। हम कार से बाहर आ गए थे। सोनिया उसे लॉक कर रही थी। मैंने डॉक्टर से कहा, यहाँ पार्क में नीम तारीकी है। अगर मैं चाबी को कार के अगले दाएं पहिए के पास रख दूं तो किसी को नजर नहीं आएगी। मैं वहां से कार की चाबी उठा लूंगा। हम कैसीनो के अंदर आ गए। ग्राउंड फ्लोर पर एक बहुत बड़ा बार था। डाइनिंग हॉल और स्पेशल डाइनिंग रूम बने हुए थे। खाने की मेजों के अतराफ रंगारंग लिबास में औरतें नजर आ रही थी। उनके साथ बैठे हुए मर्द भी अपने लिबास और अपने अंदाज से बड़ी हैसियत के लोग नजर आते थे। बाहर पार्किंग एरिया में खड़ी हुई कीमती कारें इस बात का सबूत थी कि वहां सिर्फ दौलतमंद आती हैं। हम खाने की एक मेज के अतराफ बैठ गए। वेटर मेन्यू लेकर आया। सोनिया उससे बातें करने लगी। मैं उस वेटर के दिमाग में पहुंचकर मालूम करने लगा कि जुआ कहाँ खेला जाता है, कितनी किस्म के जुए खेले जाते हैं और खेलने के लिए कम से कम कितनी रकम जेब में होनी चाहिए। पता चला फर्स्ट फ्लोर पर जो कुमार खाना है वहां $100 से चाल शुरू होती है, फिर हजारों तक पहुंचती है। सेकंड फ्लोर पर $1000 से पहली चाल शुरू होती है, फिर अंधाधुंध दाव पर रकमें लगाई जाती हैं। कोई चाल फंस जाए तो एक ही बाजी में लाखों डॉलर इधर से उधर हो जाते हैं। वेटर सोनिया का ऑर्डर नोट करने के बाद काउंटर की तरफ गया। काउंटर गर्ल ने उस ऑर्डर को रिसीव किया। वहीं फोन पर कोई शख्स बातें कर रहा था। उसकी बातों से पता चला कि वो ग्राउंड फ्लोर पर डाइनिंग हॉल का मैनेजर है और इस वक्त अपने बॉस से बातें कर रहा है। उसका बॉस एक अरबपति यहूदी था। उसका नाम जे पार्कर था। वो कुमारबाजी की दुनिया का शहनशाह कहलाता था। मगरबी ममालिक में उसकी धूम थी।
लोग जानते थे जब उसके हाथ में ताश की गड्डी आ जाए तो दौलत उसके कदमों में चली आती है। बड़े बड़े नामवर जवारी उसके मुतल्लिक क्या सराहियां करते थे कि वो पत्ते लगाता है या ताश खेलने के दौरान 52 पत्ते पूरी तरह उसके जहन में रहते हैं कि कौन सा पत्ता किधर जा रहा है। वैसे वो जो कुछ भी था बड़े बड़े जवारी उसे मानते थे और उस पर रश्क करते थे। हम खाने के बाद फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचे। वहां हमने 4000 के टोकन लिए और एक मेज पर खेलने बैठ गए। सोनिया खेलने वाली थी, मैं उसके पीछे बैठ गया। उसके मुकाबले एक डेढ़ उम्र की अमरीकी खातून थी। बाकी 4 दौलतमंद हजरात थे। एक ने पत्ते फेंटे, ताश बांटे, फिर $100 से चाल शुरू हो गई। पिछले 8 बरस के दौरान मैंने अपनी दास्तान में 2 बार तफसील से बताया है कि किस तरह मैं ख्याल ख्वानी के जरिए ताश की बाजी जीत लिया करता हूँ। अपने इस तरीकेकार को बार बार लिखना मुनासिब नहीं है। सोनिया ने फर्स्ट फ्लोर पर $100 से चाल शुरू की। 1 घंटे के अंदर उसकी तरफ $15,000 आ गए। वो खेल के गुर जानती थी। मैं उसे सिर्फ इतना बता देता था कि उसके मुकाबिल बैठने वालों में से किसके पास कौन कौन से पत्ते हैं। उसके बाद मेरा काम खत्म हो जाता था। बाकी सोनिया उनसे निमट लेती थी। मैं खेल के दौरान कई बार जे पार्कर के दिमाग में पहुंचा। वो चौथे फ्लोर के एक बहुत बड़े कमरे में एक बहुत बड़ी मेज के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था। उसके आसपास उसके मुशीर और बॉडी गार्ड्स थे। सामने दीवार पर 3 बड़े बड़े स्क्रीन नजर आ रहे थे। एक स्क्रीन पर फर्स्ट फ्लोर के मनाजिर नजर आ रहे थे। जे पार्कर अपने सामने रखे हुए बटनों को अपनी जरूरत के मुताबिक दबाता था तो स्क्रीन पर मंजर बदल जाते थे। मुख्तलिफ मेजों पर खेलने वाली जवारी नजर आते थे। फिर एक बटन दबाने के बाद बहुत बड़ा ताश का क्लोजअप नजर आता कि किसके हाथ में कौन कौन से पत्ते हैं। दूसरी स्क्रीन पर सेकंड फ्लोर के मनाजिर इसी तरह नजर आ रहे थे। वहां भी जिसके हाथों के पत्ते देखने होते या जिनके मुतालिक तफसील से मालूम करना होता, बटन दबाने के बाद वो शख्स या उसके हाथों के पत्ते वाज़ेह तौर पर स्क्रीन में नजर आते थे। इसी तरह तीसरी स्क्रीन पर थर्ड फ्लोर का मंजर नजर आ रहा था। तीनों फ्लोर पर खेलने की जितनी मेजें थी, हर मेज पर जे पार्कर का एक खास आदमी भी खेलता था। दूसरे लोग ये नहीं जानते थे कि वो पार्कर का खास आदमी है। उसके खास खिलाड़ियों की पहचान ये थी कि वह सब उधेड़ उम्र के होते थे। सर्दी के मौसम की वजह से कंटोप पहनते थे ताकि सर्द हवा से महफूज रह सकें। कंटोप का मतलब है कानों को छुपाने वाली टोपी। टोपी का जो हिस्सा कानों को छुपाता था वहां एक नन्हा सा ट्रांसमीटर लगा हुआ था। कुछ खास खिलाड़ी ऐसे थे जो ऐनक लगाते थे। ऐनक लगाने वाले हिप्पियों की तरह बड़े बड़े बाल रखते थे। उन बालों में उनके कान छुप जाते थे। ऐनक की कमानी कान तक पहुंचने से पहले ही बालों में छुप जाती थी। उस कमानी में वैसे ही नन्हा सा ट्रांसमीटर लगा होता था। चौथी मंजिल पर बैठा हुआ जे पार्कर और उसके असिस्टेंट तीनों फ्लोर के खास आदमियों को हदायत देते रहते थे और ट्रांसमीटर के जरिए बताते जाते थे कि किसके पास कौन से पत्ते हैं। पहली स्क्रीन पर फर्स्ट फ्लोर का मंजर देखने वाले एक असिस्टेंट ने अपने बॉस जे पार्कर से कहा, सर, उस मेज पर एक नौजवान लड़की सब पर भारी पड़ रही है। ये 90 मिनट में $20,000 जीत चुकी है। मैं अपने आदमी को गाइड कर रहा हूँ लेकिन खातिर ख्वाह नतीजा नहीं निकल रहा। रकम उसी लड़की की तरफ जा रही है। जे पार्कर ने कहा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। एक बटन दबाया गया। स्क्रीन पर सोनिया का चेहरा नजर आया। वो अपने पत्ते औंधे रखने के बाद अपने मुकाबिल खिलाड़ियों को टटोलती हुई नजरों से देख रही थी। जे पार्कर ने अपने असिस्टेंट से कहा, लड़की का बड़ा क्लोजअप दिखाओ, सिर्फ चेहरे का क्लोजअप। दूसरे लम्हे सोनिया का बड़ा सा चेहरा उस बड़े से स्क्रीन में वाज़ेह तौर पर नजर आने लगा। जे पार्कर ने कहा, इसके चेहरे पर जवानी है लेकिन आंखों में सदियों का बुढ़ापा है। ये आंखें घाट घाट का पानी पीकर आई हैं। जरा गौर से देखो, इसकी नजरें कितनी तेज, कितनी नौकीली हैं। मालूम होता है पत्तों के आर पार देख लेती हैं। क्या ये पत्ते लगा रही है? असिस्टेंट ने जवाब दिया, यस सर। जब भी इसके हाथों में गड्डी आती है और ये फेंटना शुरू करती है तो बड़े पत्ते इसी के पास आते हैं। पार्कर ने तहकमाना अंदाज में कहा, इस लड़की को सेकंड फ्लोर का दावतनामा भेज दो। 5 मिनट के अंदर ही एक हसीन औरत नजर आई। उसने सोनिया के पास पहुंचकर एक कार्ड पेश किया, फिर उसके करीब झुककर सरगोशी में बोली, मदाखलत की मुआफी चाहती हूँ, जरा एक नजर इधर भी। सोनिया ने उस कार्ड पर नजर डाली। वहां लिखा हुआ था, फर्स्ट फ्लोर का कुमार खाना आपके शायान शान ही है। यकीन करें सेकंड फ्लोर का माहौल आपको बेहद पसंद आएगा। तकदीर यहां से ज्यादा वहां आपका साथ दे सकती है। आजमाइश शर्त है। मैंने सोच के जरिए कहा, इस कार्ड के पीछे लिख दो कि तुम उसके बॉस से मिलना चाहती हो। सोनिया ने उस औरत से कलम मांगा, फिर कार्ड के पीछे लिखा, मे आई हैव अ प्लेयर टू मीट योर बॉस।
उसने वो कार्ड औरत के हवाले किया, फिर अपने मुकाबिल खिलाड़ियों से कहा, यह मेरी आखिरी बाजी है। वो औरत कार्ड लेकर जा चुकी थी। मैंने सोच के जरिए सोनिया को बताया कि बॉस के सामने जाकर उसे क्या कहना है और क्या करना है। जरा देर बाद ही वो वापस आ गई। उसने सोनिया के सामने दूसरा कार्ड पेश किया। उस पर लिखा हुआ था, मिस, आपसे मिलकर मुझे बेहद खुशी होगी। आप नामा भर के साथ चली आए। तहरीर के नीचे जे पार्कर लिखा हुआ था। सोनिया आखिरी बाजी जीत कर उठ गई। तमाम टोकन समेटकर उसने बैग में डाल लिए। फिर मेरे हाथ में यूं हाथ डाल दिया जैसे जंजीर की एक कड़ी दूसरी कड़ी से मिलती है। हम हाथों में हाथ डाले उस नामा भर के साथ लिफ्ट में पहुंचे। लिफ्ट के जरिए चौथी मंजिल पर आए। हम एक शानदार सिटिंग रूम में बिठाया गया। 1 मिनट के बाद ही 2 मुसल्ला जवान कमरे में दाखिल हुए और कमरे के 2 तरफ अटेंशन होकर खड़े हो गए। इसके बाद एक बेहद मोटा मगर बेहद फुर्तीला शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुस्कुराकर सोनिया को देखते हुए कहा, हेलो मिस, मैं इस कैसीनो का मालिक हूँ, मुझे जे पार्कर कहती हैं। उसने मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाया। सोनिया ने आगे बढ़कर मुसाफिया किया, फिर मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये ईजल हार्डी हैं। उसने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा, आप लोगों के मुतालिक बहुत से सवालात मेरे जहन में हैं, इजाजत हो तो मैं पूछ लूं। हम मुख्तलिफ सोफों पर एक दूसरे के सामने बैठ गए। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप जरूर पूछें, हम जवाब देंगे। उसने सोनिया से कहा, आपकी उम्र ज्यादा नहीं लगती, मगर आप बड़ी महारत से खेल रही थी। सोनिया ने पूछा, आपको कैसे मालूम हुआ? मेरे आदमी कुमार खाने में हर मेज के आसपास घूमते रहते हैं और खेलने वालों को ताड़ते रहती हैं। आप मेरी बात का जवाब दें। इतनी कम उम्री में इतनी महारत मेरी समझ में नहीं आई। सोनिया ने जवाब दिया, दरअसल महारत तजुर्बे से आती है और तजुर्बा उम्र के साथ साथ हासिल होता है, लेकिन किसी में गैर मामूली सलाहियत पैदा हो जाए तो फिर उम्र की पाबंदी नहीं होती। कम उम्री में भी किसी गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा किया जा सकता है। मुझे खुशी होगी अगर आप अपनी गैर मामूली सलाहियत के सिलसिले में वजाहत करेंगी। पहली बात तो ये कि मेरा ताल्लुक एक सर्कस से रहा है। मैंने पत्ते फेंटने और पत्ते लगाने के तरीके उसी से सीखे थे। मैं बचपन से इसकी मश्क करती आई हूँ। जब कार्ड शफल करती हूँ तो देखने वालों की आंखें यूं चुंधिया जाती हैं जैसे तेज रोशनी पर नजरें जमाए हुए हों। इस तरह मैं पत्तों को इधर से उधर कर देती हूँ। हर पत्ता मेरी नजर में रहता है। कौन किधर जा रहा है मैं खूब जानती हूँ। मैं मानता हूँ तुम बेहतरीन शार्पर हो, लेकिन यह सलाहियत एक तवील मश्क के बाद हासिल होती है। तुम किसी गैर मामूली सलाहियत की बातें कर रही थी। मुझ में फितरतन सुनने की हिस्स बहुत तेज है। अगर मैं ऐसी किसी चार दीवारी के अंदर रहूं और वहां किसी हिस्से में भी सरगोशी होती रहे तो मैं सुन लेती हूँ। जे पार्कर ने उसे बेयकीनी से देखा, फिर कमरे की वुसअत पर नजर डाली। वो कमरा 30 फुट और 25 फुट होगा। उसने हैरानी से पूछा, अगर मैं इस गोशे में जाकर किसी से सरगोशी करूं तो मैं सुन लूंगी। आजमाइश शर्त है। वो फौरन ही वहां से उठकर कमरे के एक दूर उफ्तादा गोशे में गया। फिर दरवाजे के पास खड़े हुए बॉडीगार्ड को अपनी तरफ आने का इशारा किया। जब वो करीब आया तो उसने कान के करीब धीमी आवाज में कहा, बेशक हमारे रब ने बंदों को गैर मामूली सलाहियतें अता की हैं। अगर ये लड़की दूर की सरगोशी सुन लेती है तो इसमें हैरानी की बात नहीं है, लेकिन यह हैरानकुन तमाशा देखने को जी चाहता है। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो सुन रही है? मैंने सोनिया की जुबान से ऊंची आवाज में कहा, जी हाँ सुन रही हूँ। बेशक हमारे रब ने बंदों को, वो मेरी सोच के मुताबिक जे पार्कर की सरगोशी को लफज ब लफज बयान कर रही थी। मोटा यहूदी उस गोशे से सर धुनता आया। वाह, तुम बाकमाल हो, बेमिसाल हो। बेशक ऐसी हैरत अंगेज गैर मामूली सलाहियत की मालका हो। आपने ये नहीं पूछा कि मेरी सलाहियत का ताश के पत्तों से क्या ताल्लुक है? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। मैं बताती हूँ। जवारी मेज के अतराफ बैठे अपने साथियों से वक्तन फवक्तन मशवरे लेते हैं और कुछ ऐसी बातें करते हैं कि मुझे उनके पत्तों का अंदाजा हो जाता है। मैं सब कुछ सुनती रहती हूँ। अब समझ में आया तुम यहाँ किस तरह जीत रही थी। यहाँ जीतने की वजह कुछ और है। वो बेचैनी से सोफे पर पहलू बदलते हुए बोला, आप पहले तजस्सुस पैदा करती हैं फिर बोलती हैं। प्लीज यहाँ जीतने की वजह बताएं। वह मुस्कुराकर बोली, मेरी मेज पर आपका जो आदमी खेल रहा था उसे कहीं से बताया जा रहा था कि किस खिलाड़ी के पास कौन से पत्ते हैं। जे पार्कर शदीद हैरानी से दीदे फाड़ फाड़ कर उसे देख रहा था। वो मुस्कुराकर कह रही थी, आपके आदमी को इतनी धीमी आवाज में हदायत दी जा रही थी कि उसके करीब बैठने वाले भी नहीं सुन सकते थे, लेकिन मैं तो सुन लेती हूँ। उसने जो ऐनक पहन रखी थी यकीनन उसमें ट्रांसमीटर था। वो एकदम से उठकर खड़ा हो गया, टहलने के अंदाज में जरा दूर गया, फिर करीब आ गया।
सोनिया के चेहरे के सामने झुकते हुए उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि तुम अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़ी और तजुर्बाकार हो। तुम्हारी आंखों से शरारत और मक्कारी टपक रही है, लेकिन तुमने कितनी मासूमियत से बता दिया कि हम अपने कैसीनो में किस तरह फ्रॉड करके खिलाड़ियों को लूटते रहती हैं। तुम क्या समझती हो ये राज जान लेने के बाद अपने साथी के साथ जिंदा यहां से वापस जा सकोगी? मैंने कहा, मिस्टर पार्कर, मेरी साथी ने दोस्त बनकर बताया, आप दुश्मन बनकर चैलेंज करेंगे तो हम जान पर खेलकर यहां से जाने की कोशिश करेंगे। जान पर खेलने से जान जा सकती है हमारी या तुम्हारी। सोनिया ने कहा, आपने दुरुस्त फरमाया। मैंने कुछ सोच समझ कर ही आपके राज को इस चार दीवारी के अंदर बयान किया है। क्या हम चुपचाप यहां से जाकर आपकी दस्तरस से निकलकर आपको ब्लैकमेल नहीं कर सकते? उसने कायल होकर कहा, बेशक तुम नादान नहीं हो, साफ साफ बता दो क्या चाल चल रही हो। मैं चाल चलने नहीं, दोस्ती करने आई हूं। कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने राजदार को हलाक कर दें। उसे काबिल एतमाद दोस्त बनाकर अपने मुफाद के लिए जिंदा रखा जा सकता है। दुरुस्त कहती हो। अब मैं अपने दिल की बात बताता हूँ। पहले तो मैं तुम्हारे खेलने के अंदाज को देखकर तुम्हें सेकंड फ्लोर के कुमार खाने में बुलाकर तुम्हारी मजीद सलाहियतों को आजमाना चाहता था, मगर तुम्हारी सुनने वाली गैर मामूली सलाहियत ने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मैं हर कीमत पर तुम्हारी खिदमत हासिल करूं। मिस्टर पार्कर, मैं दोस्त की हैसियत से कभी कभी किसी खास मौके पर अपनी खिदमत पेश कर सकती हूँ, लेकिन एक जर खरीद मुलाजमा की तरह कैसीनो में रोज आकर खेलना मेरे लिए मुमकिन नहीं। ठीक है, आपकी पेशकश के मुताबिक आज से 5वें दिन एक खास मौके पर मुझे आपकी जरूरत है। एक बहुत बड़ा गेम होने वाला है। दुनिया के नामवर और बदनाम तरीन कुमार खानों के जवारी 5वें दिन उस मुकाम पर जमा होने वाले हैं। किस मुकाम पर? जे पार्कर ने सोनिया की आंखों में आंखें डालकर पूछा, क्या तुम मेरे अखराजात पर इसराइल जाना पसंद करोगी? मैं और सोनिया एकदम से सीधे होकर बैठ गए। हमारे दिल तेजी से धड़क रहे थे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि यूं अचानक यहूदियों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जे पार्कर जैसा यहूदी अपने कंधे पर हमें इसराइल पहुंचाएगा। वो कह रहा था, आज से 5वें दिन इसराइली अवाम यौम फतह फलस्तीन बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम यहूदी कितने दौलतमंद हैं। हम कारोबारी लेन देन में कंजूसी की हद तक मोहतात रहती हैं, लेकिन तफरी और अय्याशी में अपनी दौलत पानी की तरह बहा देती हैं। यौम फतह की रात वहां के कुमार खाने में इतनी दौलत देखने में आएगी कि तुम उसे एक रात में नहीं गिन सकोगी। गिनने के लिए हमारे आदमी होंगे, जीतने के लिए तुम होगी। जीत का 25% तुम्हें दिया जाएगा। बोल लो, मंजूर है? हम मंजूर कैसे ना करते, लेकिन फौरन ही राजी हो जाना मुनासिब नहीं था। सोनिया ने मेरी सोच के मुताबिक पूछा, इस सिलसिले में आप अपनी शराइत पेश करें। सिर्फ एक शर्त है, हमारे राज को राज रखो, दोस्ती हमेशा कायम रहेगी। हम ये धमकी नहीं देना चाहते कि इस कैसीनो का राज फाश हुआ। तो हम जवाबन क्या कर सकती हैं? मेरी चंद शराइत हैं। एक ये कि हमारे जाती मामलात में आप दिलचस्पी ना लें। हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, ये उस वक्त मालूम हो जाएगा जब हम इसराइल जाने के लिए आपको अपना पासपोर्ट वगैरह देंगे। दूसरे ये कि आप हमारे पीछे अपने जासूस ना लगाएं। तीसरे ये कि कैसीनो का राज फाश होने का इल्जाम सिर्फ हम पर आयद नहीं हो सकता। आपके कितने ही मुलाजिम यहाँ के हथकंडों को जानते हैं। मंजूर है? और कोई शर्त? हमें सोचने के लिए जरा तन्हाई चाहिए। वो उठते हुए बोला, मैं और मेरे बॉडीगार्ड्स यहाँ से जा रहे हैं, आप दरवाजा अंदर से बंद कर लें। सोनिया ने कहा, यहाँ मैं अपने साथी से आजादाना गुफ्तगू नहीं कर सकूंगी। आप कहीं जाकर भी हमें देख सकती हैं, हमारी बातें सुन सकती हैं। हम इस इमारत की छत पर थोड़ा वक्त गुजारना चाहती हैं। उसने एक बॉडीगार्ड से कहा, इन्हें टेरेस पर पहुंचा दो। जब तक ये खुद मेरे पास नहीं आएंगे कोई ऊपर नहीं जाएगा और ना ही इन्हें डिस्टर्ब किया जाएगा। वो कमरे से चला गया। बॉडीगार्ड हमें छत पर पहुंचाकर चला गया। सोनिया ने सोच के जरिए पूछा, यहाँ क्यों आए हो? मैंने कहा, इतनी एहतियात के बावजूद हम इसी तरह सोच के जरिए गुफ्तगू करेंगे। अगर कमरे में खामोश रहते और वो लोग स्क्रीन पर देखते तो ताज्जुब करते कि हम मुसलसल खामोश क्यों हैं। बहरहाल, इसराइल के लिए रखते सफर बांधने से पहले हर पहलू पर गौर करो। सोनिया ने कहा, सिर्फ एक पहलू से नुकसान पहुंच सकता है। दुश्मनों की दिली तमन्ना है कि फरहाद और सोनिया कभी एक साथ उनके शिकंजे में आए और हम एक तवील मुद्दत के बाद एक साथ एक खतरनाक मुहिम पर रवाना हो रहे हैं। दुश्मनों ने इससे भी बड़ी तमन्ना पूरी कर ली, फरहाद के दिमाग से टेलीपैथी छीन ली। अब फरहाद कहाँ रहा? वो मेरे बगैर तुम्हें खाली कारतूस समझते हैं। जब हम दोनों ही उनकी फहरिस्त में नहीं है तो वो किस फरहाद और सोनिया को एक साथ शिकंजे में लेंगे? अगर खुदा न खास्ता हमें नाकामी हुई
तो हम ईजल और सुल्ताना की हैसियत से गिरफ्त में आएंगे। टेलीपैथी फिर भी आज़ाद रहेगी और उनके अंदर सुरंग बनाती रहेगी। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वो अपना हाथ मेरे हाथ में देकर बोली, जिंदगी और मौत खुदा के हाथ में है, हम जाएंगे और जरूर जाएंगे। मैंने सर उठाकर कहा, रात अंधेरी है, आसमान तारीक है। आज से 5वें दिन इसराइल की सरजमीन पर सूरज तुलू होगा, मगर किसी को नजर नहीं आएगा। ये गुरूर नहीं, जिहाद है। वहां के लोग यौम फतह नहीं, यौम स्याह मनाएंगे।